हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एमसीक्यू जो कि थे बिगिनर्स लेवल में। आ गई हूँ मैं लेके इंटरमीडिएट लेवल क्वेश्चंस। इसमें हम एक स्टेप और ऊपर बढ़ जाएंगे, यानी बिगिनर्स में हमने थोड़े शुरुआती क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अब हम एक लेवल हायर पहुँचते हैं। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, दिस इज पलक रखियानी। यहाँ पे आपको मिलती है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फ्रॉम K to 12। सो लेट्स स्टार्ट। चलो भाई, आ गए हम फिर से MCQs पे। आपको पता है कैसे चलता है, 20 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन यहाँ पे रीड करूँगी, उसके मुझे दिखेंगे 4 ऑप्शंस। अब उन 4 ऑप्शंस में से एक सही होगा और बाकी 3 ऑफ कोर्स गलत होंगे। हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम ये बताएंगे कि एक सही क्यों है, ये तो ठीक है, पर बाकी 3 गलत क्यों हैं वो भी देखते चलेंगे, ठीक है। और उससे पहले अगर कोई बहुत तेज़ हो, यानी मुझसे भी ज़्यादा तेज़ स्पीड हो, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर देखते ही बता देना, ठीक है। और अगर ये चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं हमारे वीडियोज़ पे, आपको सीक्वेंशियली मिलेंगी। 3 पार्ट्स में ये चैप्टर हमने कवर किया है। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 4 चेम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट इन डैश। अब आ जाओ हार्ट के ऊपर, 4 चेम्बर्ड हार्ट की ये बात कर रहे हैं। आई थिंक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 4 चेम्बर्ड हार्ट क्या होता है? 4 चेम्बर्स यानी कि इनमें क्या प्रेजेंट होंगे? 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल, इजंट इट? सही बात है कि नहीं? 2 और 2 4 हो गए, बिल्कुल सही बात है मैम। यानी कि 4 चेम्बर्ड हार्ट सबसे एडवांस टाइप का हार्ट है। और कितने चेम्बर देखे थे हमने? 2 चेम्बर देखे थे हमने 3 देखे थे, और फाइनली आते हैं 4 यानी कि क्या? सबसे एडवांस टाइप के ऑर्गेनिज्म। 2 ऑरिकल है, 2 वेंट्रिकल है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एकदम अच्छे से सेपरेटेड है। पूरा सिस्टम बहुत ही तरीके से चल रहा है। अब अगर हमारी बात करें तो हम में भी होता है 4 चेम्बर्ड हार्ट, और हमने जो पढ़ा था उसके हिसाब से वी नो कि 4 चेम्बर्ड हार्ट और कहाँ रहता है? मेनली बर्ड्स एंड मैमल्स में, इजंट इट? अगर मैं आपसे पूछूं एक कॉमनली कि चलो बताओ 4 चेम्बर्ड हार्ट्स कहाँ हैं, तो आप 2 वर्ड्स में मुझे बता दो कि मैम बर्ड्स में, यानी जितनी बर्ड्स आ गई सब में, और मैमल्स हैं यानी कि हम हुए, डॉल्फिन हुई, व्हेल हुए, डॉग्स हुए, कैट्स हुए, इन सब में क्या होता है? 4 चेम्बर्ड हार्ट। लेकिन मैंने बताया था बायोलॉजी यानी एक्सेप्शन, तो हमने एक ऐसा क्लास पढ़ा था जिसमें एक एक्सेप्शन था। यानी इधर देखो, तो अगर मैं आपको बताऊं, एक बार क्लासिफाई कर देते हैं। चलो मुझे बताओ, फ्रॉग क्या होता है? फ्रॉग किस में आता है? फ्रॉग आता है एम्फीबिया में, इजंट इट? पानी और लैंड दोनों पे मिलेगा ये आपको। क्रोकोडाइल किस में आता है? ये आता है रेप्टाइल्स में, ठीक है। शार्क किस में आती है? शार्क आती है हमारी पाइसेस। पाइसेस क्या होते हैं बच्चों? फिशेस। पाइसेस यानी फिशेस। एंड लास्ट क्या है? लिजर्ड। लिजर्ड अगेन आती है रेप्टाइल में। चलो, अब कहोगे मैम रुकिए, आप यहाँ कह रही हैं बर्ड्स एंड मैमल्स में है 4 चेम्बर्ड हार्ट, और यहाँ चारों ऑप्शन में से ये तो कहीं भी नहीं है। एक एम्फीबिया है, 2 रेप्टाइल हैं और एक फिश है। तो रुक जाओ थोड़ा। अब एक चीज़ याद करो, हमने पढ़ा था रेप्टाइल्स में, यानी जो हमारे रेंगते हुए वाले कीड़े हैं रेप्टाइल्स, इनमें क्या होता है? वैसे तो बाकी सब में 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन एक अलग जाएगा हमेशा, जिसका नाम है क्रोकोडाइल। यस, हमने एज एन एक्सेप्शन क्रोकोडाइल को बहुत ही हाईलाइटेड तरीके से पढ़ा था कि ये एक एक्सेप्शनल रेप्टाइल है जिसमें क्या प्रेजेंट रहता है? 4 चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है? क्लियर है? अब बोलोगे मैम 4 चेम्बर्ड है तो इसको इधर ही डाल दो ना मैमल में। नहीं यार, सिर्फ एक ही तो फीचर है, बाकी सारे फीचर्स इसके मैमल से रिजेंबल नहीं करते हैं। क्लियर है? बिल्कुल। बहुत ही एक मुझे तो लग रहा है काफ़ी ईजी सा ही क्वेश्चन है, जिसे पता होगा उसके लिए। नहीं तो जिन्हें लगता है बर्ड्स एंड मैमल्स है तो बोलोगे इसमें से तो नन ऑफ दीज आना चाहिए था। नहीं, क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है, विच मीन्स दैट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? बिल्कुल। चलो चेक करते जाते हैं लास्ट में हम सॉल्व करने के बाद। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो समझ आ गया होगा ना कैसे आगे बढ़ेंगे अपन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? लोकोमोटिव स्ट्रक्चर फाउंड इन सम प्रोटिस्ट्स इंक्लूड। अब एक और हिंट दे देती हूँ, जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ो ना तो उसमें जो वर्ड दिया हो, क्या बोल रही हूँ, जो वर्ड दिया हो, जिसके बारे में पूछा हो उसकी थ्योरी पे आ जाओ। यानी कि अभी यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? लोकोमोटिव स्ट्रक्चर। तो लोकोमोशन का मतलब क्या है? मोशन। मोशन यानी चलना फिरना। स्लो मोशन, फास्ट मोशन कहते हैं, यानी चलना फिरना। अब ये स्ट्रक्चर किसकी बात कर रहे हैं? किसमें? प्रोटिस्ट्स।
मतलब मैम प्रोटिस्ट क्या था, प्रोटिस्टा पढ़ा था हमने, तो भाई उसी के ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं प्रोटिस्ट। किंगडम याद आ रहे हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर से आ जाओ, मोनेरा, प्रोटेस्टा, यस ये पढ़ा है ना हमने, किसका क्लासिफिकेशन है ये, विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इजंट इट। तो उसमें आपने देखा था ये जो सेकंड नंबर पे मैंने लिखा है सेकंड किंगडम, जिसका नाम क्या है, प्रोटेस्टा, उसकी बात आ रही है। तो अब जब प्रोटेस्टा की बात आ रही है, यानी सारा दिमाग हो जाना चाहिए कि इसके अंदर हमने क्या फीचर्स पढ़े थे। ठीक है, बेसिक फीचर्स बताऊं, इमेजिन कर पाओ प्रोटेस्टा कैसा है। बोलोगे मैम प्लांट और एनिमल तो सोच सकते हैं, एक बार फंगस भी सोच सकते हैं, प्रोटेस्टा कैसे सोचे। तो प्रोटेस्टा को कैसे सोचोगे, यूनिसेलुलर होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, एक सेल होता है, तो वो तो मोनेरा भी होते हैं। डिफरेंस क्या है, इनमें होता है यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक यानी कि इनका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, वेल डिफाइंड। याद आया कुछ, बिल्कुल आएगा। इसमें प्रोकैरियोटिक होता है मोनेरा में, नीचे वाले में यूकैरियोटिक। अब ये क्या पूछना चाह रहे हैं कि ऐसे कुछ प्रोटेस्ट हैं जिनमें इन चारों में से कोई एक ऐसा लोकोमोटिव स्ट्रक्चर है जो मिलता है। आ जाओ, बिल्कुल बता सकते हैं हम। अब थोड़े मतलब कैसे बताओगे, तो इसमें एक चीज मैं बोल सकती हूँ, एग्जाम्पल्स पढ़ाए थे मैंने, एग्जाम्पल्स याद कर लो। एग्जाम्पल्स कौन से थे प्रोटेस्टा के, चलो आ जाते हैं एग्जाम्पल्स। बहुत ही फेमस एक हम ले लेते हैं, हमारा सबसे फेवरेट बचपन से ही, अमीबा। अमीबा का जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं आड़ा टेढ़ा बिल्कुल फैला हुआ, एक अमीबा हो गया हमारा फेवरेट। एक हम ले लेते हैं यूग्लिना, ये पढ़ा था हमने एग्जाम्पल में, बिल्कुल पढ़ा था, बोलना मत नहीं पढ़ाया था, इतने बड़े बड़े डायग्राम्स भी दिखाए थे मैंने। और एक हम ले लेते हैं पैरामीशियम। चलो इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी, और कुछ 3 ही याद कर लो चलेगा, इसी में से आपको आंसर मिल जाएगा, कॉमन एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब आ जाओ लोकोमोटिव स्ट्रक्चर प्रोटिस्ट में। मसल तो नहीं होते, मसल्स कैसे मिलेंगे इनमें, मसल्स तो हम ह्यूमन बींग्स में कह सकते हैं, जो मसल्स प्रेजेंट रहते हैं, मस्कुलर मूवमेंट रहता है, ये तो प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म है, कहाँ आ गए मसल में आप। चलो अब आ जाते हैं फ्लैजिला, ये नाम थोड़ा यूजफुल लग सकता है, कैसे, चलो मैं बताती हूँ आपको, इधर बता देते हैं, आ जाओ। अब देखो हमने स्ट्रक्चर पढ़े थे किसके, अमीबा का। अभी प्रोटेस्टा की बात चल रही है, तो ये मत बोलना कि सिर्फ ये 3 क्यों लिए। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का डाउट क्या रहता है, आप इतने कंक्लूजन पे पहुंचे कैसे मैम। अरे भाई जब मैंने कहा प्रोटेस्टा की बात है तो उसी की बात करो, तो एग्जाम्पल भी मैं इसी के लूँगी, बाकी कुछ याद मत करना। थोड़े टाइम के लिए एक नहीं बोलते हैं वो मेमोरी भुला दो, बाकी सब थोड़े टाइम के लिए भुला दो और किस पे आ जाओ, प्रोटेस्टा पे। तो अभी 3 नाम लिए, तीनों के बताती हूँ। चलो अमीबा ले लिया था, दूसरा क्या था, यूग्लिना था ना, हाँ चलो, तीसरा पैरामीशियम, ओके ठीक है। आ जाओ अब अमीबा के स्ट्रक्चर पे, जिसको जैसा बनाना है वो वैसा बना सकता है, बिल्कुल छूट है। अमीबा का स्ट्रक्चर स्पिट लाइक बना दो एकदम। अब अमीबा में हमें पता है, अंदर के कंटेंट बाद में देखेंगे, हमें जो मेन काम है वो देखते हैं। ठीक है, अमीबा में ये आपको पता है, ये निकले हुए 2 क्या होते हैं, ऐसे जो मोशन करते हैं, उनका नाम क्या दिया है भाई, स्यूडोपोडिया। क्या कहते हैं इन्हें, स्यूडोपोडिया का एक और नाम है, जो नाम मुझे बताओ, कौन बताएगा, पढ़ाया था, बिल्कुल बताना क्या होता है स्यूडोपोडिया का एक और नाम। तो ये 2 बाहर निकलते हैं और मोशन में मदद करते हैं, लोकोमोशन में, चलने में, यानी साइटोप्लाज्मिक इनके एक्सटेंशंस बाहर निकलते हैं, राइट। चलो तो ये तो स्यूडोपोडिया हो गया, तो ये ऑप्शन में था नहीं शायद हमारे, ठीक है। अब आ जाओ फिर से, अब हम क्या देख लेते हैं, यूग्लिना का। यूग्लिना में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर था, अब इसे देखोगे तो बता पाओगे, हाँ मैम कुछ तो याद आ रहा है मुझे, कुछ याद आए तो बिल्कुल बताना। यूग्लिना में हमने क्या देखा था, ऐसे लंबे लंबे स्ट्रक्चर देखा नहीं था, ऐसे लग रहा था भाई बहन दौड़ रहे हैं, ऐसा एक लंबा स्ट्रक्चर, और एक था दूसरा पर वो छोटा सा था। तो याद करो मैंने बताया था लोकोमोशन के लिए 2 ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है ये लंबा सा जिसे हम कहते हैं फ्लैजिला, यानी कि फ्लैजिला आपको नंबर में कम मिलेगा लेकिन होता बड़ा है, यानी 1-2 दिखेंगे। ये एक बड़ा फ्लैजिला है और इसका शॉर्ट फ्लैजिला है, यानी बाहर ही नहीं निकला, किसमें, यूग्लिना में। अब आ जाओ पैरामीशियम में। पैरामीशियम में हमने क्या देखा था, एक चप्पल जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, इसको बोलते हैं स्लीपर लाइक, स्लीपर जैसा स्ट्रक्चर होता है। और वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें हमने देखे थे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बाल जैसे स्ट्रक्चर, जो कि नंबर में बहुत सारे हैं पर हैं कैसे, छोटे से, इन्हें क्या कहते हैं, सीलिया। आ रहा है थोड़ा, वापस आ रही है मेमोरी। चलो तो यानी कि ये तो पता चलेगा कि हमें हमारा आंसर मिल चुका है, ये प्रोटेस्टा है यूग्लिना, इसमें क्या प्रेजेंट है, फ्लैजिला। क्लियर है, क्या प्रेजेंट है, फ्लैजिला प्रेजेंट है, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, पीछे आ जाओ वापस, फ्लैजिला होगा कि नहीं,
यस मैम, बी ऑप्शन में दिया है फ्लैजेला, बहुत ही बेहतरीन, हमें आंसर मिल चुका है। लेकिन भगो मत, आगे का बता देती हूँ, आगे वाले आंसर क्यों नहीं है। टेंटिकल्स यार, आपको टेंटिकल्स आपको देखने को मिलेंगे हाइड्रा में। अब हाइड्रा क्या होता है, देखो हाइड्रा में एक चीज हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी हाइड्रा में हमने बडिंग पढ़ी थी। बडिंग इन हाइड्रा याद आ रहा है, यानी कि यहाँ से मैंने कहा था एक साइड से बड निकलेगा बढ़िया, और वो दूसरी जगह गिर के नया प्लांट निकलेगा। ये इधर से ऐसे साइड से कमर से निकल रहा है उसकी, किसमें, हाइड्रा में। हाइड्रा का स्ट्रक्चर देखो, ऐसे देखे तो ये जो ऊपर निकल रहे हैं हाथ जैसे स्ट्रक्चर, यहाँ से मान लो बड निकल रहा है, क्योंकि बड से ही याद रहता है ज्यादातर स्टूडेंट्स को, मैम हाइड्रा क्या था, अच्छा मैम बड वाला था, ठीक है भाई। इतने सारे आपके टेंटिकल्स निकल रहे हैं घूमे फिरे, तो ये जो है स्ट्रक्चर, दीज आर बेसिकली टेंटिकल्स इन हाइड्रा, ठीक है। तो हाइड्रा तो प्रोटिस्ट है नहीं, तो फिर ये तो छोड़ ही दो बात। नेक्स्ट आ जाओ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखो यूजुअली आपको बता देती हूँ, इसका मेन फंक्शन ना लोकोमोशन में नहीं है, ये आपको अमीबा में मिलेगा, बट ये इसका फंक्शन क्या है, जरूर मानती हूँ प्रोटिस्ट में मिलता है, अमीबा में मिलता है, सही बात है, लेकिन फंक्शन लोकोमोशन नहीं है ना यार। फंक्शन इसका क्या है, इसका फंक्शन है ऑस्मो रेगुलेशन करना, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन फंक्शन है, रेगुलेटरी चीज़ों से इसका फंक्शन है, इसका लेना देना लोकोमोशन चलने फिरने से तो है ही नहीं, तो मतलब कि ये ऑप्शन तो हमारा सही नहीं है। ऑप्शन तो पहले ही मिल गया था, दैट इज बी फ्लैजेला। समझते जा रहे हो, चलो चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ही सही आंसर है हमारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बोलोगे मैम हमने पढ़ रखा है तो ऐसा लग रहा है 2 मिनट में हो रहे हैं क्वेश्चन, इजंट इट। चलो क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन पढ़ लेते हैं। The Linnaean system of classification uses which one among the following as the basis organism classification, basis of organism of classification। चलो भाई, अब ये क्या कह रहे हैं, एक साइंटिस्ट का नाम ले लिया जो है लिनेनियन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब बोलोगे मैम क्लासिफिकेशन जो हमने देखा वो तो हमने देखा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो सबसे बेहतरीन था, और उससे पहले कुछ ने दिया था क्लासिफिकेशन पर वो जमा नहीं। क्यों नहीं जमा, तो एक चीज़ ध्यान रखो, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था वो शुरुआती दौर में दिया था, और जो कि इनका भी क्लासिफिकेशन था आर्टिफिशियल टाइप का। थोड़ा याद करो, हमने क्लासिफिकेशन में 3 टाइप पढ़े थे, और नहीं भी याद हो तो फिर से बता देती हूँ। 3 टाइप क्या होते हैं क्लासिफिकेशन में। एक था जो अर्ली ग्रीक थिंकर्स या अर्ली टाइम में, भाई शुरू नया सोचा था बेचारों ने, तो आर्टिफिशियल सिस्टम दिया। फिर थोड़ा आगे आए तो नेचुरल सिस्टम, एंड लास्ट मोस्ट एक्सेप्टेबल जिसका नाम है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना, विटेकर ने आगे लेके आए उसको। तो अब क्या है, लिनेनियन सिस्टम का जो क्लासिफिकेशन था, इन्होंने भी फीचर्स क्या आर्टिफिशियल सिस्टम पे बेस लिए। आर्टिफिशियल सिस्टम से क्या होता है ना, देखो यूजुअली जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स से जितनी टाइप की स्पीशीज हैं, इस सिस्टम में एवोल्यूशन से कोई नाता नहीं है इनका, कि पहले जैसे नहीं बोलते हेरिडिटी, हमारे जो एंसेस्टर से वो कौन है, उनसे हम क्या फीचर लाएं, ये उसकी बात ही नहीं करता है। ये क्या करता है, ऊपर से कुछ फीचर्स देख लेगा कि ऊपर से ये चीज़ दिख रही है इसमें, तो इसमें ये होगा। एक कहावत बोलते हैं ना कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, तो वही है किसमें, क्लासिफिकेशन में। फाइलोजेनी है बेचारी जो अंदर तक जाती है, एवोल्यूशन देखती है, बट आर्टिफिशियल में ऊपर से देखा। अब इन्होंने क्या देखा, ऊपर से बोला जा रहा है कि इन चारों में से कोई चीज़ देखी। अब इन चारों में से मैं बताती हूँ लिनेनियन ने क्या किया था, उन्होंने उसमें से भी ज़्यादा स्पेशली किसके स्ट्रक्चर को वो किया था, एज अ बेसिस रखा था, द स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोजियम। एंड्रोजियम कोई नया नाम नहीं है, कोई ऐसा फॉरेन नाम नहीं आ गया आपको, रुक जाओ, अभी एक नाम लिखूंगी और आ जाएगा समझ, है ना। रिलेट करना तो बताना, अब तो खत्म है कंफ्यूजन। पहले डर लग गया होगा एंड्रोजियम देख के, और स्टेमन, हाँ याद आ गया, स्टेमन क्या पढ़ा था हमने, फ्लावर में पढ़ा था, फूल याद आ रहे हैं हमारे एंजियोस्पर्म के। फ्लावर में स्टेमन क्या थे, स्टेमन थे हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इजंट इट। एंथर और फिलामेंट से बना रहता है, कैसे बना रहता है, एंथर और फिलामेंट से। ये देखो, ये दो ऐसे स्ट्रक्चर थे, लोब्स थे एंथर के, और ये बना है फिलामेंट। ये एंथर है जिसमें क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन्स, और ये क्या है, फिलामेंट है। आगे क्यों चले गए मैम, अरे थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, क्या जा रहा है, ठीक है। एंथर हो गया, फिलामेंट हो गया, एंथर में क्या बनेंगे, पोलन सैक्स होते हैं जिससे क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन्स, ठीक है भाई। तो यानी कि बोलो हाँ मैम समझ गए ना एंड्रोजियम क्या है। अब तो एंड्रोजियम बेसिकली किसे कहते हैं, स्टेमन को। तो इसका मतलब जो लिनेयन थे ना, उन्होंने क्या किया, लिनेयंस, उन्होंने एंड्रोजियम के स्ट्रक्चर को बेसिस रख के, मेनली इस पे फोकस करके
वैसे तो उन्होंने गाइनोजियम भी किया था। अब गाइनोजियम क्या है, गाइनो से वर्ड याद रख लिया करो, फीमेल्स की बात होती है इसमें, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो इन्होंने इन दो स्ट्रक्चर पे ज़्यादा स्टडी करके कहा था कि ऐसे मैं क्लासिफाई कर देता हूँ ऑर्गेनिजम्स को। तो यानी कि एंड्रोजियम और गाइनोजियम क्या है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को और क्या कहा जाता है, सेक्सुअल ऑर्गन्स, इजंट इट। तो यानी कि ये आंसर मुझे बताओ आपको कहाँ दिख रहा है तीनों ऑप्शंस में से। मैम सी वाला इतना तो हम ढूंढ ही सकते हैं, पर इतना नहीं ढूंढना है, ये सब आप रिलेट करना सीख जाओ, ठीक है। क्या बोला मैंने, एंड्रोजियम गाइनोजियम पे फोकस किया था। ये क्या होते हैं, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं फ्लावर में। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का मतलब और क्या होता है, या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी सेक्सुअल ऑर्गन। आंसर मिल गया, क्लियर है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3, यस। चलो आंसर देख लेते हैं भाई, बिल्कुल सही है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड फंजाई। चलो भाई अब किस पे आ जाते हैं हम, हमारे मोनेरा पे, दैट इज बैक्टीरिया और फंजाई पे। अब ये क्या कह रहे हैं, इन दोनों के फीचर्स क्या हैं। बोथ का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि इसमें से एक फीचर सिर्फ इसी का ही है, दोनों जोड़ी में कौन से फीचर्स रखते हैं साथ में। चलो अब यहाँ आने से पहले ना, इस ऑप्शन पे आने से पहले क्या करो, फिर से पता है मैम कैसे करेंगी। मैम एक जगह लिखेंगी बैक्टीरिया, बिल्कुल सही है, समझते जा रहे हो। एक जगह लिखेंगी फंजाई या फंगी, ओके, ये लिखा मैंने। अब इनके बेसिक फीचर्स को पहले पहचान लो। क्या करते हैं, किसी भी चीज़ से आगे बढ़ने से पहले बेसिक फीचर याद तो कर लो। अब ऑप्शन देखोगे, तुक्के मारोगे, इसमें होता है, इसमें नहीं होता, होता नहीं होता, करते करते ना इन पिन सेप्टी पिन हो जाएगा तुम्हारा। तो ये इतना आगे नहीं करना, आप शांति से इसके फीचर्स याद कर लो और जो आ जाए इधर उससे रिलेट कर दो, ये ज़्यादा बेटर मेथड है, इज़न्ट इट। ओके, अब बैक्टीरिया का मैं बताऊं तो यूनिसेल्युलर होते हैं, यानी पहली चीज़ जो आती है, यार पहले जाओ टेबल पे, जो मैंने इतने बड़े बड़े टेबल्स पढ़ाए थे ना, उसमें क्या था कि मेन जो हमने क्लासिफिकेशन किया है, इसको यूनिसेल्युलर में डाला, इसको मल्टी में डाला, मेन जो फीचर्स हैं उन पे देख के, ठीक है। तो ये तो पहला डिफरेंशिएशन आ गया, यानी कि ये कॉमन पॉइंट तो इनमें नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या, बिल्कुल नहीं। चलो अब आगे आओ, एक चीज़ क्या बता देती हूँ मैं, सेल मेम्ब्रेन इसमें मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, इसमें भी मिलेगी, चलो सेम चीज़ हो गई। सेल वॉल इसमें मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी मैम, इसमें भी मिलेगी। फंगी में तो काइटिन की भी मिलेगी आपको सेल वॉल, यस, काइटिनस सेल वॉल हमने पढ़ा था। काइटिन एक्सोस्केलेटन किसमें होता है, किसमें होता है बताओ जल्दी, काइटिन का एक्सोस्केलेटन। चलो नेक्स्ट क्या है, सेल वॉल सेम मिलेगी। अब एक चीज़ याद रखना, बैक्टीरिया में भाई देखो ये बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के हैं, ये मोनेरा में है, बहुत ही पुराने टाइप के, ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। तो इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, क्या बोल रही हूँ मैं, ध्यान से सुनो, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो होती हैं वो होती हैं एब्सेंट। एब्सेंट यानी कि होती ही नहीं है। अब बोलोगे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल क्या है, यानी कि वो जितनी ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल हमने पढ़ा था सेल चैप्टर में, जितनी भी ऑर्गेनल जो मेम्ब्रेन से बाउंड होती हैं, एक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया डबल मेम्ब्रेन बाउंड, हमारी गोल्जी बॉडीज, ये सब कैसे मेम्ब्रेन से बाउंड है, वो सब इनमें नहीं होती हैं, जो कि इनमें होती हैं, ठीक है। ये पॉइंट समझ आए या नहीं, आने चाहिए। अब इनके बेसिस पे शांति से इधर आ जाओ, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, डीएनए तो दोनों में ही होगा यार, डीएनए तो होगा ही। डीएनए क्या है, हेरिडिटरी मटेरियल है, यस हेरिडिटरी मटेरियल है, वो तो दोनों में होगा ही बिल्कुल। चलो नहीं तो कैसे आगे बढ़ेंगे अपनी स्पीशीज से, इज़न्ट इट। हेरिडिटरी मटेरियल दोनों में है, ओके। अब आ जाओ, अब मैंने क्या कहा, यूनिसेल्युलर मल्टी सेल्युलर वाले बेसिस पे तो आप कर ही नहीं सकते डिफाइन। पहले पॉइंट में कह रहा है सेल वॉल है, चलो मानते हैं दोनों में है, पर क्या दोनों यूनिसेल्युलर है, नहीं मैम ये तो मल्टी सेल्युलर है। अब जिनको अच्छे से पढ़ा हो उनको याद होगा कि मैम यूनिसेल्युलर एक फंगी तो होता ही है, एक फंजाई जो हमने पढ़ा था ईस्ट, तो यार 10 मतलब 10,000 ज़्यादा है या एक ज़्यादा है, 10,000, यानी कि इसकी स्पीशी नहीं बता रही हूँ, जस्ट एज अ कॉमन एग्जांपल बोल रही हूँ। 10,000 ज़्यादा है यानी 10,000 मल्टी सेल्युलर है, तो शांति से ऐसे कहो ये मल्टी सेल्युलर है, एक्सेप्शन को थोड़ा साइड में रखा करो, है ना। तो यानी कि ये तो ऑप्शन अब गलत हो गया, क्योंकि आपने यूनिसेल्युलर कह दिया तो ये बात पसंद नहीं है। और इवन माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है ही नहीं। चलो बिल्कुल ईजी होते जा रहे हैं ऑप्शन, मुझे लग रहा है। बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन में क्या है, सेल वॉल है, हाँ मैम दोनों में है, डीएनए है, बिल्कुल दोनों में है, ऐसा लग रहा है आगे बढ़ रहे हैं। और आगे देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब ये मत बोलना कि सेल मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, यस सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मोलेमा एक ही को कहा जाता है, यानी कि ये भी है।
which means our correct option is option B, isn't it? बाकी भी देख लो, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मल्टीसेलुलैरिटी दोनों में नहीं है, ये पॉइंट इसलिए गलत है क्योंकि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, छोड़ दो, ऑर्गेनेल्स नहीं है यार बैक्टीरिया में तो छोड़ ही दो अब, है ना, ये वाले होंगे ही नहीं, यानी करेक्ट ऑप्शन मिल गया हमें बी इस बेस पे। क्लियर है? बिल्कुल सही है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन लग रहे हैं मुझे, बस ये है कि आप रिलेट करना सीख जाओ, इजंट इट? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? वास्कुलर एंड मैकेनिकल टिश्यू इज एब्सेंट इन। अब वन मोर थिंग, जब क्वेश्चन में आपसे पूछें एब्सेंट, प्रेजेंट, करेक्ट, इनकरेक्ट, तो उस वर्ड को है ना कृपया करके थोड़ा हाईलाइट कर लेना, है ना। हाईलाइट क्यों कर लेना? क्योंकि कभी कभार देखो होता है, ये किसी की गलती नहीं है बट फ्लो में होता है। व्हेन यू आर गिविंग एग्जामिनेशन, आप ओलंपियाड दे रहे हो तो वैसे ही कहीं ना कहीं नर्वसनेस रहती है। अब क्या होता है, उसमें 4 ऑप्शन दिखते हैं और हम ना क्वेश्चन को अनदेखा करके जिसमें होता है प्रेजेंट कभी कभार वो कर देते हैं और क्वेश्चन भैया कुछ और ही पूछ रहा है। तो ये वर्ड को बस 2 मिनट भी नहीं 2 सेकेंड लगेंगे, आप इसको हाईलाइट कर दो एंड देन आगे बढ़ो, चलेगा? बिल्कुल। चलो अब क्या बोल रहे हैं? वैस्कुलर और मैकेनिकल टिश्यू किसमें नहीं होता है। अब ये टिश्यू की बात कर रहे हैं तो वैस्कुलर टिश्यू यानी पानी, फ्लोएम, ये सब कुछ याद आ रहा है, तो यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? पहले तो ये बता दो, प्लांट्स की, ठीक है। मुझे ना छोटी छोटी स्टेप्स बताते रहा करो क्योंकि मुझे नहीं समझ आता आगे फिर कैसे बढ़ना है। मेरा तो देखो यही कॉन्सेप्ट है, कैसे कि अगर क्वेश्चन पूछा तो पहले आ जाओ जाना किधर है। इतने सारे किंगडम पढ़े हैं, क्या एनिमल की बात हो रही है? नहीं मैम, देखो यहाँ पे प्लांट की बात है, ठीक है, वेरी गुड। अब प्लांट में भी हमने टाइप्स पढ़े थे, क्या टाइप्स पढ़े थे? थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, पढ़े थे कि नहीं? चलो अब इसमें से 4 ऑप्शन प्रेजेंट है थैलोफाइट को हटा के। अब ये पूछ रहे हैं कि वैस्कुलर और मैकेनिकल टिश्यू किसमें नहीं होता है। तो एक चीज याद रखो, टेबल में हमने देखा था वैस्कुलर टिश्यू यानी वैस्कुलर प्लांट्स और नॉन वैस्कुलर प्लांट्स कौन से थे। इसमें अब वैस्कुलर वर्ड में बार बार कह रही हूँ, वैस्कुलर टिश्यू, तो इसके लिए पहले ये टिश्यू पता करना जरूरी है मैम क्या होता है। वैस्कुलर टिश्यू देखो मेनली क्या फंक्शन रहता है, इनका फंक्शन ये रहता है, ये बनाते हैं वैस्कुलर बंडल्स जिसमें से ट्रांसपोर्ट होता है वाटर और जो फूड सब्सटेंसेस है, ये टिश्यू होता है। इसका काम क्या होता है, यानी कि जो प्लांट्स बड़े होते हैं यूजुअली, यानी जो हाइट में भी थोड़े बड़े रहते हैं कंपैरेटिवली, तो अब उनमें क्या है, देखो डायरेक्टली ऐसे मतलब छोटे से प्रेशर से पानी नहीं जाता है या मिनरल्स नहीं जाते हैं। उनके लिए क्या चाहिए, इनको स्पेशल टिश्यूज चाहिए कि भाई हमारी लंबाई इतनी है, तो ऐसे नहीं कि ऊपर तक पहुंचाने के लिए किसी को भेज दो, राइट, कि सीढ़ी वीडी बना दो, ऐसे तो हम चले जाएं। होता है ना कि बहुत ऊंची कोई जगह हो तो सीढ़ियों से ही जाओगे या कैसे जाओगे लटक के। तो वैसे ही वैस्कुलर टिश्यूज क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं कि हाँ भाई आप जा सकते हो ऊपर, नीचे आ सकते हो। आप कौन इसमें? वाटर और फूड सब्सटेंसेस। तो वैस्कुलर टिश्यू बेसिकली क्या होते हैं, वैस्कुलर बंडल्स बनते हैं। अब वो बंडल किससे बनते हैं? वो बनते हैं मेनली जो हमने परमानेंट टिश्यू पढ़े थे उनसे, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। अब जाइलम की बात करूं तो जाइलम किसका कंडक्शन करता है? वाटर एंड मिनरल्स का। याद रखो जाइलम का काम है पानी दे के आना, है ना। जैसे भाई बहन होता है तो आपने भाई को ड्यूटी दे दी कि यार भाई गेस्ट आए तुम पानी दे के आओ, और सिस्टर हो गई तो उसको बोले तुम फूड सर्व कर दो। तो यानी कि फ्लोएम क्या करेगा? फूड सर्व करेगा। सर्व मतलब कि ट्रांसपोर्ट करेगा, सर्व तो बता रही हूँ, ट्रांसपोर्ट करेगा। और ट्रांसपोर्ट में भी 2 चीजें रहने वाली कि वाटर और मिनरल्स क्या है? यूनिडायरेक्शनल है और ये बाय डायरेक्शनल है। अब कुछ को ना ऐसा कंफ्यूजन आता है कभी कभी कि मैम याद कैसे करें कि दोनों जगह कौन जा रहा है एक जगह। तो एक छोटी सी स्टोरी जैसे मैंने भी आपको बताई है ना, आपके घर में मान लो गेस्ट आए हैं, ठीक है, पानी वानी सब फूड वूड सर्व करते हैं, तो अब आपने भाई को बोला कि भाई पानी दे के आ, ठीक है, भाई को बोला पानी दे के आ, बहन को बोला खाना दे के आ। अब क्या होता है, पानी तो ऐसे 10-10 बार तो नहीं लगता है, ऐसा नहीं होता पानी एक बार दे के आओ रख दो वहीं, वो पी लेंगे खत्म, बार बार रिफिल तो करना नहीं पड़ता है वैसे यूजुअली, है ना, मतलब जनरल केस की बात बता रही हूँ। तो लेके गया पानी, वहां जाके रख दिया, उसका काम खत्म। यानी एक डायरेक्शन, यूनि डायरेक्शन, किचन से गया वो गेस्ट रूम तक, रख के आया पानी। अब आ गई आपकी सिस्टर क्या देने गई? फूड देने गई, ठीक है, फूड वो देने तो गई, अब फूड गई देने, देखा वो खा रहे हैं। अब क्या हो गया, जैसे हम क्या खाते हैं खाने में, चलो रोटी वोटी खा रहे हैं, ठीक है, अब रोटी खत्म हो गई, तो गरम गरम रोटी आप लेके आओगे या नहीं किचन से? तो यानी कि ये क्या गई, किचन से गई गेस्ट रूम से, गेस्ट रूम तक गई, दिया खाना, गेस्ट खा रहे हैं, रोटी खत्म हो गई, रोटी और लेने गई कहाँ? किचन। यानी कि ये डायरेक्शन कैसा हो गया? बाय डायरेक्शनल। समझ आया? खाना ऊपर नीचे दोनों जगह जाएगा और ये एक ही डायरेक्शन में। अब
इसको हम अब ये लिख के मत आना कि ऐसे ऑप्शन में आए तो कि ये वाला टिक कर दिया रोटी वोटी देने का, नहीं। इसका अगर हम साइंटिफिकली मीनिंग समझें तो क्या होता है, देखो वाटर तो हम यूजुअली रूट्स में जब डालते हैं तो रूट से लेके ऊपर आता है, ठीक है, लेकिन फूड की क्या बात है, देखो फूड बनता है मेनली लीव्स में भी बनता है, तो लीव्स को क्या करना होता है, हर डायरेक्शन में भेजना है, यानी आपको ऊपर भी भेजना है स्टेम में, नीचे भी भेजना है, तो यानी कि 2 डायरेक्शंस में भेजा जाता है। मीनिंग समझ आया साइंटिफिक, है ना, और एग्जाम्पल उससे याद रख लेंगे, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या रहते हैं, वैस्कुलर टिश्यू वैस्कुलर बंडल्स में प्रेजेंट रहते हैं, अलग अलग टाइप में रहते हैं। बेसिक बता दूं यूजुअली तो ऐसे ना आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर में दिखेंगे, ये डाइकॉट्स की बात है, बट ये मैं बेसिक बता रही हूँ, अभी मोनोकॉट डाइकॉट छोड़ दो, है ना। ये ऐसे बंडल्स में प्रेजेंट रहते हैं वैस्कुलर टिश्यूज, बंडल्स में मिलेंगे या कहीं पे सिर्फ स्प्रेड मिलेंगे आपको, ऐसे फैले फैले मिलेंगे, ये बंडल्स में मिलेंगे। ये बंडल्स में ऊपर वाला क्या होता है, फ्लोएम, और ये नीचे वाला क्या होता है, जाइलम, ठीक है, ऐसे बंडल्स में, यानी कि ये वैस्कुलर बंडल मिला के बनाते हैं वैस्कुलर टिश्यू। क्लियर है, ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, तो एक बात सुनो, इनमें से ये जो 3 है ये एडवांस वाले हैं, ये थोड़े आगे वाले हैं, लेकिन ब्रायोफाइटा किससे पहले आता है, टेरिडोफाइट से पहले आता है। ब्रायोफाइट्स एम्फीबियंस होते हैं और इनमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं। हमने पढ़ा था बेसिस पे, प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू में टेरिडोफाइट, जिम्नो और एंजियो आते हैं क्योंकि ये एडवांस है। ब्रायो में वैस्कुलर नहीं होते, एक और रीजन है, इनकी हाइट इतनी बड़ी होती नहीं है ना, ज़्यादा एक्सटेंड करती नहीं है तो ज़रूरत भी नहीं है, जैसे कहा था ना ऊपर वाला एकदम सोच समझ के देता है। तो इनमें वैस्कुलर एंड मैकेनिकल टिश्यू एब्सेंट है। आंसर एक बार देख लेते हैं क्या है, और बिल्कुल सही है हमारा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द मोस्ट प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट्स आर, बोलोगे मैम वैस्कुलर मतलब पीछे ही पड़ गए हो आज, बिल्कुल कोई बात नहीं ना, इतना रिवाइज हो जाएगा ना वैस्कुलर। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर टिश्यूज किस में प्रेजेंट होते हैं, नहीं होते हैं, किस में कौन सी पर्टिकुलर सेल नहीं होते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर्म करता है। तो यहाँ करते चलोगे ना तो बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। अब इसमें क्या डिफरेंस है भाई, पिछले वाले में तो आपको ऑप्शंस में दे दिए थे, सीधे सीधे आपको लिख दिया था फाइलम कि ये टेरिडोफाइट है, ये ब्रायोफाइट है। अब नहीं, अब दिया है एक स्टेप आगे, यानी कि एग्जाम्पल दे दिया आपको चारों कि ये एग्जाम्पल है एक में से, अब इनको आइडेंटिफाई करो। तो सबसे पहले क्या चीज किया करो, सबसे पहले अगर आपको जहां भी एग्जाम्पल दिखे ना तो उनके नाम लिख दिया करो कौन से फाइलम के हैं। ये सोचने मत बैठना मॉस में होता है, फर्न में होता है, ये पहले देख लो कौन से फाइलम के हैं। और फाइलम तो हमने ऊपर से पढ़ा ही है, ऊपर से मतलब अच्छे से पढ़े हैं, बट ऊपर से का मतलब क्या है कि जैसे ब्रायोफाइट में जो भी चीज़ें आती हैं, मॉसेज आते हैं, राइट, ये सब आते हैं, तो हमें ब्रायोफाइट के फीचर पता हैं तो मॉस के भी पता होंगे, इजंट इट। बोले मैम ये बोलते बोलते आपने बता ही दिया कि मॉस किस में आता है, ठीक है, बता क्या दिया, खैर आपको आना ही चाहिए। ये क्या है, साइकस है। साइकस क्या होता है, साइकस साइकैड्स में आता है, साइकैड्स पढ़ा था हमने। साइकैड्स किस में होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स, दे आर अ टाइप ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स हैव नेकेड सीड्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फर्न्स पे। फर्न्स किस में होते हैं, टेरिडोफाइट्स में। 3 टाइप के टेरिडोफाइट्स देखे थे हमने, बिल्कुल देखे थे मैम। अब नेक्स्ट आते हैं हम मॉस पे। मॉस क्या होते हैं, ब्रायोफाइट। मॉस बेसिकली थैलस लाइक स्ट्रक्चर रहता है, बिल्कुल ट्रू रूट स्टेम्स नहीं होते हैं इनमें। और लास्ट आ जाओ ब्राउन एल्गी। उन्होंने मैम एल्गी पढ़ा था, ब्राउन एल्गी क्या, 3 टाइप के एल्गी पढ़े थे पिगमेंट के बेस पे, क्या थे वो बताओ, ग्रीन, रेड, ब्राउन, तो इसी में से ब्राउन एल्गी है। और एल्गी वाले ग्रुप का नाम क्या है, थैलोफाइट है मैम, थैलोफाइट, ठीक है। चलो ये पहला स्टेप कर लिया, स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ, है ना, पहला स्टेप हमारा हो गया है। अब आगे आओ, ये कह रहे हैं मोस्ट प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट। अब इसमें से एक एक वर्ड का मतलब समझो। प्रिमिटिव यानी क्या होता है, सबसे पहला, सबसे पुराना। सबसे पहला सबसे पुराना क्या, वैस्कुलर प्लांट, यानी कि उसको पुराना होने के लिए वैस्कुलर प्लांट तो होना जरूरी है, चाहे एडवांस हो या प्रिमिटिव हो, है ये वैस्कुलर प्लांट। तो इनमें से पहले हमें क्या देखना है कि इसमें से वैस्कुलर प्लांट है कौन सा। तो चलो भाई ये मुझे फाइलम देख के बताओ, सिर्फ फाइलम देख के बताओ। अभी पीछे भी मैंने आपको बताया कौन से फाइलम होंगे वैस्कुलर प्लांट। जिम्नोस्पर्म्स होंगे, अभी जस्ट पीछे देखा था लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है। टेरिडोफाइट्स होंगे, बिल्कुल होंगे। ब्रायोफाइट्स होंगे, नहीं होंगे मैम, अभी तो देखा नहीं थे वो। और थैलोफाइट तो सवाल ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ही प्रिमिटिव है। तो यानी कि दिस मेथड, ये जो मैं मेथड बताया आपको, दिस इज नोन एज एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, एलिमिनेशन मेथड फॉर सॉल्विंग व्हाट,
ओलंपियाज या जैसे भी हम कॉम्पिटिटिव अटेम्प्ट करते हैं ना ऑप्शंस वाले, तो उसमें अ वेरी वेरी फेमस मेथड दैट इज एलिमिनेशन मेथड। तो ये मेथड का नाम लेने से पहले मैंने आपको क्वेश्चन समझाया, अब समझ गए कि यही है एलिमिनेशन। यानी अपना ऑप्शन ही इतने सिंपल कर दो, आपने 2 हटा दिए देख के ऊपर से ही, 2 हट गए, यानी कि ये 2 बचे हैं आपके पास। ठीक है, करेक्ट है, 2 गलत हट गए, अब 2 बचे हैं। चलो अब इन 2 पे आते हैं सिर्फ, यानी इन दोनों का तो कोई सवाल ही नहीं है, इनको हमें देखना ही नहीं है, ध्यान ही मत देना अब। ठीक है, चलो अब इन दोनों में से भी क्या बोला गया है, एक है जिम्नोस्पर्म, एक है टेरिडोफाइट। ठीक है मैम, अब अगर याद आ रहा हो जब हम पढ़ते हैं हमारा क्लासिफिकेशन, उसमें प्रिमिटिव टाइप के, यानी यहाँ मैंने लिखा थैलोफाइट, यहाँ ब्रायो, यहाँ टेरिडोफाइट, सीक्वेंस में लिखा था हमने। क्यों लिखा था सीक्वेंस में, क्योंकि ये आए ही ऐसे हैं, आगे वाला ज़्यादा एडवांस है, पीछे वाला प्रिमिटिव है, इजंट इट। ठीक है, तो यानी कि पहले क्या दिख रहा है आपको, टेरिडोफाइट्स, उसके बाद क्या दिख रहा है, जिम्नोस्पर्म्स। तो विच मीन्स टेरिडोफाइट थोड़ा और प्रिमिटिव यानी पहले टाइप का है, इजंट इट, प्रिमिटिव है, इससे थोड़ा पुराना है। क्यों, क्योंकि इसमें एक तो पहली बात मैम सीड ही नहीं होती है, ये सीड लेस होता है, सीड होती नहीं है। ये आगे वाले एडवांस है, इन दोनों में सीड होती है, और ये तो बहुत ही एडवांस है, इसमें तो फ्लावर फ्रूट्स भी आते हैं। तो यानी कि ये क्या हुआ, टेरिडोफाइट्स प्रिमिटिव टाइप का, पुराने टाइप का क्या हुआ, प्लांट हुआ, प्लांट टाइप हुआ। अब अगर पुराने टाइप का प्लांट है तो इतना बता दो, वैस्कुलर प्लांट है, तो क्या आएगा इस आंसर में, बिल्कुल सिंपल है, आंसर होगा मैम हमारा बी, दैट इज फर्न्स। क्यों, बिकॉज फर्न्स आर अ टाइप ऑफ टेरिडोफाइट्स, एंड टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, प्रिमिटिव टाइप के होते हैं व्हेन कंपेयर टू जिम्नोस्पर्म्स। क्लियर है कि बाकी के 2 ऑप्शन को अनदेखा कर दिया हमने, बिल्कुल भाव नहीं दिया, बिकॉज पता चल गया ना हमें, तुम तो आओगे ही नहीं कहीं से। यस, क्लियर है, विच मीन्स आंसर इज बी, लेट्स चेक इट and we are good to go. Okay, now comes question 7. लग रहा होगा कि मैम ये इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन लग रहे हैं हमें, बट अब ये वाला क्वेश्चन आता है थोड़ा हमारा एक लेवल और आगे, तो इसमें जितने भी अपना दिमाग है लगा लो, जिसको आंसर पता है वेल एंड गुड, और आंसर का रीजन भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब क्या लिखा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 7, लेट्स रीड इट। मोटाइल स्पर्म्स आर एब्सेंट इन, अगेन आई सेड कि एब्सेंट, प्रेजेंट, करेक्ट, इनकरेक्ट को मार्क करना है, तो मैं भी देखो हर बार करती हूँ, क्या करती हूँ, एब्सेंट को मैंने मार्क किया। यानी ये पूछ रहे हैं इन चारों में से मोटाइल स्पर्म्स, मोटाइल क्या होता है, मोटाइल, मोटाइल यानी चलता फिरता, ओके, जो मूवमेंट करता हो, मोशन में, चलने फिरने वाला, एक जगह स्टेबल नहीं, स्टेबल यानी कि ऐसे नहीं चलता फिरता है, यानी फर्टिलाइजेशन के लिए ये मोटाइल होता है, ये चल के जाता है एक के पास। मोटाइल स्पर्म्स, स्पर्म्स हमें पता है क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे मेल गैमेट। ठीक है, मेल गैमेट होते हैं, सही बात है मैम, बिल्कुल। अब ये पूछ रहे हैं कि मोटाइल स्पर्म्स एब्सेंट किस में होते हैं इन चारों में, यानी एब्सेंट बोल रहे हैं तो 3 में प्रेजेंट होंगे, सही बात है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है मैम। एब्सेंट बोल रहे हो यानी 3 में प्रेजेंट होंगे और 1 में नहीं होंगे, तो वो एक कौन है। उससे पहले ये देख रहे हो अगेन इन्होंने क्या किया है, देखो जब लेवल अप होता है ना, तो इसमें क्या होता है, आपको डायरेक्ट फाइलम का नाम नहीं दिया जाएगा, एग्जाम्पल्स देंगे, उस बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई करना है। आ जाओ, बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन में तो अपन एक्सपर्ट हैं। पहला क्या है, राइजोपस। राइजोपस क्या होता है, हमने किस किंगडम में पढ़ा था, फंजाई में। फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया आर द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। कौन होते हैं एम्फीबियंस प्लांट किंगडम के, ब्रायोफाइट, करेक्ट है। चलो फर्न्स, फर्न्स अभी पीछे, थोड़ा पीछे ही देखा हमने, टेरिडोफाइट्स में आते हैं। एंड लास्ट आते हैं साइकस, जो साइकैड्स होते हैं, जो आते हैं जिम्नोस्पर्म्स में। क्लियर है, चलो देखो कहीं लग रहा होगा कि मैम अभी अभी ये क्वेश्चन देखा है तो ये ना इतना पॉलिश हो जाएगा ना आपका कि आपको अभी लग रहा है कि ये मैम अभी तो बहुत अभी अभी देखा है, बट देन व्हेन यू गो बैक ना तो आपको लगेगा बहुत ही अच्छे से ये फ्रेश हो गया है। क्यों, क्योंकि सिर्फ इतने नहीं है और तरह तरह के एग्जाम्पल्स हैं, तो अगर हम मेन भी देखते जाएं, उसको कवर करते जाएं तो बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलो अब हमने डिफ्रेंसिएशन कर दिया है, कौन क्या है, ये फंगी है, ये ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म्स है। अब एक चीज याद रखो, ये बात कर रहे हैं मोटाइल स्पर्म्स की, अगर इस स्पर्म्स की बात कर रहे हैं विच मीन्स कहीं ना कहीं ये बात कर रहे हैं किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। बिल्कुल सही बात है, ओके, स्पर्म चाहिए तो ओवम तो चाहिए होगा, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात है, करेक्ट है। अब अगर एक चीज याद रखो, हमने फंजाई में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि इसमें रिप्रोडक्शन दोनों तरीके से होता है। बिल्कुल सही बात है, यानी एसेक्सुअल भी होगा। एसेक्सुअल किसके थ्रू होगा, स्पोर्स के थ्रू, और होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी, बहुत ही अच्छे से सुनना। कॉन्सेप्ट है ये राइजोपस यानी
फंजाई का जो राइजोपस है वो किस तरह से करता है, देखो ये तो स्पोर्ट से होगा एसेक्सुअल। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है इन स्ट्रक्चर से जिनका नाम होता है हाइफे। क्या है स्ट्रक्चर का नाम? हाइफे नाम है। अब क्या होता है हाइफे, इसके लिए हम इधर आते हैं, हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे किसका। पहले मैं आपको बता देती हूँ राइजोपस दिखता कैसा है, ठीक है। अपन राइजोपस देख लेते हैं ये कैसा दिखता है, इसमें हाइफे कहाँ हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसा एक मैं बनाऊंगी स्ट्रक्चर जिसमें ऊपर आपको दिखेंगे बल्ब लाइक। ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स का नाम क्या होता है मुझे बताओ। मैं लिखूं इससे पहले मुझे बता दो तो अच्छा रहेगा। चलो आ जाओ, यहाँ पे नीचे मैं बना रही हूँ, ट्रू रूट्स तो नहीं होते हैं लेकिन उनके जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं हमको, बिल्कुल दिख रहे हैं मैम, ऐसे फैले फैले स्ट्रक्चर्स हैं ये। चलो ये मैंने बना दिया, एक सिंपल राइजोपस का स्ट्रक्चर है। अब इसमें हाइफे क्या होता है, लग रहा होगा सबको हाइफे क्या है मैम। ये जो नीचे दिए हैं दीज आर बेसिकली हाइफे, या इन्हें हम राइजोइडल हाइफे भी कह सकते हैं। क्यों राइजोइडल? बिकॉज ये राइजोइड जैसे स्ट्रक्चर है, ट्रू रूट्स तो होते नहीं है इनमें, राइजोइड जैसे स्ट्रक्चर है। और यहाँ आ जाओ तो ये है हमारे स्टोलोनिफेरस हाइफे, ये भी एक टाइप के हाइफे हैं लेकिन ये स्टोलोनिफेरस है, ठीक है। अब मैंने बोला कि ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर पहले ही कोई मुझे बता दो, बता दिया तो वेरी नाइस। क्या है ये? बिल्कुल सही है, ये स्पोरेंजिया, स्पोरेंजियोफोर्स होंगे। ये स्पोरेंजियोफोर है, ये स्पोरेंजिया है बल्ब लाइक। इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं, मेरा क्या कहने का मतलब है मेनली हाइफे देखो अभी तो। क्यों? क्योंकि हम देखने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसी में, ठीक है। हाइफे हमने देखे, अब इधर आ जाओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है, मोटाइल स्पर्म्स क्यों नहीं चाहिए। हाइफे में कैसे होता है, इस एक प्रोसेस का नाम है कॉन्जुगेशन। क्या है ये? कॉन्जुगेशन। प्रोसेस का नाम है क्या? कॉन्जुगेशन। अब दो टाइप का हो सकता है, या तो ये हेटेरोथैलिक होगा या होमोथैलिक। हेटेरो का मतलब अलग अलग टाइप के दो स्ट्रेन होंगे, होमो का मतलब एक ही टाइप के। मैम स्ट्रेन क्या बोल रहे हो? फिर से बता देती हूँ, कोई बात नहीं। स्ट्रेन देखो, ऐसे ना हाइफे यूं प्रेजेंट रहेंगे, दो स्ट्रेन ले लेते हैं। अब क्या होता है, मेल फीमेल इसमें इतना अच्छे से डिफाइंड नहीं रहता है, तो हम यूजुअली क्या मान लेते हैं, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव, ठीक है। ऐसा कंसिडर कर लेते हैं, पॉजिटिव मान लेते हैं मेल है, ठीक है, ये मान लेते हैं फीमेल है, ये हेटेरोथैलिक है, अलग अलग है, क्लियर है। ये हाइफे प्रेजेंट है। अभी ये मान लो ये बंद है, ठीक है, ये ऐसे क्लोज्ड है। फिर क्या होता है, रिप्रोडक्शन के लिए ये जो हाइफे, एक तो यहाँ से मिटाओ और नहीं, चलो भाई ठीक है, ये क्या होता है, ये बंद थे, ठीक है। अब मान लो ये हट गए। अब जब ये खुल जाते हैं तो ये इनके अंदर से ऐसा कुछ निकल के आता है, ये ऐसा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर या ऐसी आउटबर्ज बल्जिंग स्ट्रक्चर निकल के आता है यूं। यानी ये प्लस प्लस जा रहा है इनका, ये इनका न्यूक्लियस है यहाँ पे, और ये माइनस वाला है, ठीक है, ये माइनस है, क्लियर है। ये ऐसे प्रोट्रूड करके बाहर आके बल्जिंग टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, मैं क्या करूँगी, ये मैंने बना दिया ना, अब इसके आगे मैं आपको रब रब करके बताऊंगी। जैसे ये स्टेज देख ली, अब व्हेन आई विल रब सो आई विल ड्रॉ द नेक्स्ट स्टेज। आया समझ? ठीक है, चलो भाई। अब मैंने क्या किया, ये ऐसे आ गए सामने, अभी कोई सेप्टा नहीं है इनमें, सेप्टा यानी कोई डिवीजन नहीं है। अब क्या होगा, धीरे धीरे ये जो है, ये जो लाइन है बिल्कुल खुल जाएगी, ऐसे खुल जाएगी, ठीक है, ये खुल जाएगी और इनका न्यूक्लियस जो है फ्यूज कर जाएगा और ये बन जाएगा जाइगोट। इसके बीच में फेजेस आती हैं जो होती है गैमेटेंजिया, पर वो हमें देखना नहीं है, प्रो गैमेटेंजिया, गैमेटेंजिया। हमारा मेन मकसद ये था कि देखो ये मिल कैसे रहे हैं, ऐसे स्ट्रक्चर आए, आउट बल्ज किया, ये स्ट्रक्चर बन गए, पहले एक सेप्टम बना, देन ये बिल्कुल फ्यूज हो गए ऐसे खुल के, और ये जो स्ट्रक्चर बना ये इनका जाइगोट है जो कि आगे बनेगा एम्ब्रियो में। यानी कि आप एक चीज़ मुझे बताओ, यहाँ पे कहीं पे भी आपको दिखा कि कोई स्पर्म है जो ट्रैवल कर रहा है, मोटाइल स्पर्म नहीं, यहाँ पे ऑल ये आउटिंग निकल रही है, इसकी बल्ज आउटिंग निकल रही है, किसकी, हाइफे की। दो टाइप के हाइफे देख लिया हमने, पॉजिटिव स्ट्रेन हो सकता है, नेगेटिव स्ट्रेन हो सकता है, डिफाइन करके हम मेल फीमेल इसे कह सकते हैं। और इस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, ये कॉन्जुगेशन वे है, किसका, रिप्रोडक्शन करने का कॉन्जुगेशन वे। कहाँ देख रहे हैं हम, राइजोपस में। क्लियर है, बिल्कुल समझ आया कि मोटाइल स्पर्म्स की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी। ओके, आ जाओ इधर, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर इज राइजोपस। क्लियर, बिल्कुल। चलो अब बाकी जितने थे आगे वाले, फ्यूनेरिया, फर्न, साइकस, इनमें ज़रूरत होती है किसकी, मोटाइल स्पर्म्स की, ठीक है। मोटाइल स्पर्म्स रहते ही हैं इनमें क्योंकि ट्रैवल करना है, हमारा एग रहता है, ओवम रहता है उसके लिए। ओके,
चलो आंसर चेक कर लेते हैं। ए राइजोपस इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स वुड यू प्लेस अ प्लांट विच प्रोड्यूसेस स्पोर्स एंड एम्ब्रियोज बट लैक्स सीड्स एंड वैस्कुलर टिश्यूज। आ जाओ भाई, थोड़ा लंबी लाइन का क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, हम पहले अंडरलाइन करके चलते हैं। अब ये 4 ग्रुप दिए हैं, ठीक है, इतना समझ आ रहा है, आ जाओ। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इनमें से आप किसको प्लेस करना चाहोगे एक ऐसे प्लांट में। ध्यान देना, वर्ड इनने यूज किया है क्या, प्लांट, ठीक है। ऐसे प्लांट में प्लेस करोगे जो क्या प्रोड्यूस करता हो, स्पोर्स प्रोड्यूस करता हो, एम्ब्रियो भी प्रोड्यूस करता हो, यानी क्या बोल रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता हो मैम और सेक्सुअल भी करता हो, लेकिन सीड्स नहीं है इसके पास और वैस्कुलर टिश्यू भी नहीं है। क्या बोला, आप इसको इन चारों में से किसको ऐसे प्लांट ग्रुप में प्लेस करना चाहोगे या ऐसा प्लांट ग्रुप कहना चाहोगे जिसमें स्पोर्स भी होंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एम्ब्रियो भी होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन सीड नहीं होगी, इसमें सीड नहीं मिलेगी आपको और वैस्कुलर टिश्यू भी नहीं मिलेंगे। तो इन चारों में से एक चीज देख के बताओ कि प्लांट्स में कौन कौन आते हैं। क्या फंजाई प्लांट में आता है? बिल्कुल नहीं, ये एक अलग ही किंगडम है, किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई देन प्लांटे। तो प्लांट में तो ये आएगा ही नहीं, प्लांट तो ये कहलाएगा ही नहीं, तो इसको हटा दो, ये हो गया हमारा एलिमिनेट, बाहर हो गया राउंड से, पहले राउंड से बाहर है ये, तो आगे देखो ही मत इसको, ठीक है। टेरिडोफाइट्स, ब्रायो और जिम्नोस्पर्म्स, यानी कि ये तीनों आते हैं प्लांट में। तीनों सही आंसर नहीं है, दिस वाज अचीविंग स्टेप 1 जो हमने एलिमिनेट कर दिया, जो हमें नहीं चाहिए था, ठीक है भाई। अब आ जाओ आगे, क्या कह रहे हैं, प्लांट जो स्पोर्स प्रोड्यूस करता हो, एम्ब्रियोज करता हो, लेकिन लैक्स सीड्स, सीड इनमें नहीं रहेगी। अब बोलो सीड नहीं रहेगी मतलब क्या, सीड किससे बनती है पहले तो ये बताओ। जब भी फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद हमें पता है जो ओव्यूल रहता है वो किस में कन्वर्ट होता है, सीड में। सीड के अंदर क्या होता है, लग रहा होगा, सीड के अंदर होता है हमारा बेबी प्लांट। क्यों भाई, सीड वीड खाते हो, कुछ ऐसे फ्रूट्स वगैरह खाते हो तो नहीं, बीज उगा देते हो, या प्लांट वगैरह कैसे उगाते हो, बीज से। तो इतने से बीज से इतना बड़ा प्लांट कैसे उगता है, क्योंकि उसमें प्रेजेंट रहता है बेबी प्लांट। किसमें, सीड में। सीड किससे बना, ओव्यूल में। और अगर ओवरी प्रेजेंट हो, अगर की बात कर रही हूँ, जरूरी नहीं है सब में प्रेजेंट हो, हमने पढ़ा था, अगर ओवरी प्रेजेंट हो तो ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाती है, फ्रूट बन जाती है बाहर का। तो यानी जैसे हम खाते हैं, मैंगो वगैरह खाते हैं, वाटरमेलन खाते हैं, बाहर जो होता है वो होता है फ्रूट, अंदर जो प्रेजेंट रहते हैं वो होते हैं सीड। यानी बाहर वाला ओवरी खा रहे हैं हम, अंदर वाला ओव्यूल सीड है। क्लियर है। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन है जिसमें सीड ही नहीं होती। तो एक चीज याद रखो, हमने क्या देखा था, जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स वो होते हैं जिनमें सीड्स होती हैं लेकिन नेकेड सीड्स होती हैं, यानी कि जिनमें कोई कवरिंग नहीं रहती है, खाली रहती हैं, फ्रूट्स नहीं रहते हैं। अब बोलोगे मैम सीड्स हैं फ्रूट्स क्यों नहीं है, क्योंकि ये नहीं है, जिम्नोस्पर्म में ओवरी ही नहीं होती है तो फ्रूट तो क्या ही बनेगा। चलो, तो यानी कि जिम्नोस्पर्म्स हट गया रेस से, स्टेप 2 अचीव्ड। अब आ जाओ, 2 ऑप्शन बचे हैं हमारे, 2 ऑप्शन में हम देखते हैं क्या होता है। 2 ऑप्शन में एक आता है हमारा ब्रायोफाइट्स और एक आता है टेरिडोफाइट्स। अब इसमें से याद रखो, अब बोलोगे मैम दोनों में तो सीड्स नहीं होती है, ये तो पता है, ना टेरिडोफाइट में होती है ना ब्रायोफाइट में होती है, लेकिन ये क्वेश्चन कहता है कि वैस्कुलर टिश्यू भी नहीं होते हैं। कंफ्यूजन आ गया होगा कि मैम सीड तो दोनों में नहीं है, टेरिडो में भी नहीं है, ब्रायो में भी नहीं है, अब कैसे बताएं क्या सही है, आंसर तो एक ही होगा ना, 2 तो नहीं है। तो एक और चीज दी है भाई, एक और फीचर दिया है, वैस्कुलर टिश्यूज किसमें नहीं होते हैं, वैस्कुलर टिश्यू पीछा छोड़ेंगे ही नहीं। अभी पिछले क्वेश्चन में भी देखा, क्या देखा कि वैस्कुलर टिश्यूज कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मतलब इसको हटा दो। ऑप्शन क्या आ गया, सी। इसमें यही तो पूछा है किसमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं होते, तो भैया ब्रायोफाइट्स में नहीं होते हैं, विच मीन्स अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। कर पा रहे हो रिलेट बिल्कुल। चलो, आंसर सी है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलो, क्वेश्चन नंबर 9 अब लग रहा है थोड़ा मैम एनिमल्स के पास हम आ गए हैं, एनिमल्स के बारे में, हाँ सही बात है। चलो, 9 क्या कहता है, डिप्लोब्लास्टिक एक्वेटिक एनिमल्स विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग टू द फाइलम डैश। अब क्या है, एनिमेलिया पे आ गए, एनिमल किंगडम पे आ गए, तो बाकी कॉन्सेप्ट को थोड़ा साइड में रखो। एनिमल में क्या कह रहे हैं, अब कुछ क्वालिटीज बताई हैं, क्या क्या बोला है। एक तो बोल रहे हैं डिप्लोब्लास्टिक है,
क्या कह रहे हैं, डिप्लोब्लास्टिक। तो पहले इस शब्द पे आ जाओ, क्या है ये शब्द डिप्लोब्लास्टिक। इसके साथ एक और वर्ड याद आ रहा होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। बोला ये याद तो आ रहे हैं दोनों, लेकिन ये याद नहीं आ रहा है कि ये होते क्या है। तो बेसिकली दीज आर रिलेटेड टू जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स और क्या कह सकती हूँ मैं, एम्ब्रियोनिक लेयर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ये दोनों रिलेटेड है। अब डिप्लो यानी 2 होता है, डाई यानी तो 2, ट्रिप्लो यानी 3। और मैम किसकी बात कर रहे हो, डिप्लोब्लास्टिक वो जिनमें 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। अब जर्म लेयर से आपका क्या कहने का मतलब है, यानी कि अगर ये मैं बनाऊँ, ये बीच में अंदर से आपकी गट वॉल है, ठीक है, ये गट है, इसकी लाइनिंग है, इसकी जो लाइनिंग है दैट इज बेसिकली एक लाइनिंग। इस लाइनिंग का नाम है, ये एक जर्म लेयर है जिसका नाम क्या है, एंडोडर्म। आया समझ, गट वॉल की। और आउटर लाइनिंग की जब मैं बात करूंगी, बाहर वाली की, उसका नाम है, आउटर है तो एक्टोडर्म होगी, तो डर्म ही क्योंकि लेयर है भाई। एंडोडर्म, एक्टोडर्म, कितनी हुई, 1 2 हो गई डिप्लोब्लास्टिक, यानी कि 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट है, ये कहना चाह रहे हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एक और तीसरी आ जाएगी जिसका नाम होता है मीजोडर्म। और ट्रिप्लोब्लास्टिक पूछा ही नहीं है तो वहां तक जाओ मत, ओके, समझ गए। क्या बोल रहा है, डिप्लोब्लास्टिक रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है, 2 जर्म लेयर्स हैं, ओके मैडम बिल्कुल, ये समझ गए हम, डिप्लोब्लास्टिक हैं। अब बोल रहे हैं एक्वेटिक एनिमल्स हैं। एक्वेटिक यानी जो कहाँ मिलेंगे आपको, पानी में, वाटर में मिलेंगे, तो इतना तो समझ आ गया। लास्ट फीचर बता देगा सब कुछ। लास्ट फीचर बोलूंगी ना और आंसर आई गेस आ ही गया होगा आधे से ज्यादा को। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जान लूं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आपकी बॉडी में सेल्स प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है, लिविंग बीइंग है। अब वो सेल्स किस तरह से ग्रुप हैं, ग्रुप है भी नहीं है। तो एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा था सेल्यूलर लेवल, यानी कि सेल्यूलर लेवल क्या, कि सेल्स जो है लूजली पैक्ड हैं, कोई टिश्यू इशू नहीं बनाया है, सेल्स लूजली पैक्ड हैं। अब क्या करते हैं, एक अहेड वाला स्टेप आता है दैट इज टिश्यू लेवल। क्या होगा, ग्रुप ऑफ सेल्स, इन ग्रुप ऑफ सेल्स को मिला दिया जो सेम फंक्शन करते हैं वो बनेंगे टिश्यू, टिश्यू को मिला दिया तो वो बनेंगे ऑर्गन, ऑर्गन को मिला दिया तो क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम। क्लियर है बिल्कुल, ये तो बहुत ही बेसिक चीज है, ठीक है मैम। अब ये पूछ रहे हैं टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन किसका है, तो याद करो थोड़ा, सेल्यूलर लेवल मैंने बताया था शुरुआत वाला होता है, कौन होता है, पोरीफेरा। पोरीफेरा होता है, पोरीफेरा क्या होते हैं, स्पॉन्जेस होते हैं, ठीक है, पोरीफेरा क्या होते हैं, स्पॉन्जेस। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहता है, लूजली पैक्ड रहते हैं सेल्स। अब टिश्यू लेवल में हमने क्या पढ़ा था, आगे वाला जो आता है दैट इज टिश्यू लेवल सीलेंट्रेटा। आ रहा है याद, सीलेंट्रेटा, ये पढ़ा था, सीलेंट्रॉन इसकी कैविटी रहती है, सीलेंट्रेटा रहता है ये, इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो सेल सिमिलर फंक्शन करते हो, सेम तरह से फंक्शन करते हो, उनको एक ग्रुप में डाल दो। अब ठीक है मैम, आप बोल तो सही रहे हो, लेकिन हमें इन 4 ऑप्शंस में से सीलेंट्रेटा तो कहीं नहीं दिख रहा है। अब हम क्या करें, तो फिर से याद करो, सीलेंट्रेटा बोला था ना, बायोलॉजी में क्या करते हैं, ये एक नाम पसंद नहीं कहते, मुझे 2-3 नाम दे दो, निक नेम्स मुझे पसंद है। तो उसने बोला इतना लंबे नाम से बुलाओगे, कुछ और ही बुला दो। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक और नाम दिया था। क्यों दिया था, क्योंकि इनमें ये प्रेजेंट रहते हैं, क्या प्रेजेंट रहते हैं, नाइडोब्लास्ट नाम के सेल रहते हैं, नाइडोब्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए ये नाइडो से इनका नाम रख दिया था नाइडेरिया। अब एन नहीं है, सी है, सी साइलेंट है, इसलिए क्या नाम दे दिया, नाइडेरिया, यानी कि नाइडेरिया सीलेंट्रेटा एक ही चीज है। तो विच मीन्स ये दिख रहा है ऑप्शन में या नहीं, बिल्कुल दिख रहा है मैम, थर्ड ऑप्शन है, सामने सामने दिख रहा है, नाइडेरिया इज द करेक्ट आंसर। ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। पूछोगे बाकी नहीं क्यों है, ये भी बता दो, बता देती हूँ। प्रोटोजोआ क्या है, प्रोटोजोआ यूजुअली प्रोटिस्ट में आता है, तो यहाँ तो सवाल ही नहीं होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। ए सेलुलर टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर, क्या ही करेंगे ये, तो इनको छोड़ दो। पॉरीफेरा की बात करो, अभी जस्ट बताया, पॉरीफेरा में कैसा होता है, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स लूजली अरेंज्ड होते हैं, स्पॉन्जेस होते हैं, बहुत ही प्रिमिटिव होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। नाइडेरिया करेक्ट आंसर है ही। हेलमिंथिस, हेलमिंथिस में यूजुअली दोनों ही आते हैं जो हमने पढ़े थे, प्लाटी और एस्किलमिंथिस। तो हेलमिंथिस बेसिकली इनमें होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक तो है ना 3 जर्म लेयर्स रहती हैं और आगे का ऑर्गेनाइजेशन रहता है, ऑर्गन और ऑर्गन
सिस्टम वाला, तो ये थोड़े और एडवांस्ड हैं, तो यानी कि ये आंसर भी नहीं है। आंसर क्या है? सी, दैट इज नाइडेरिया। क्लियर है? ये सही है और ये सही क्यों नहीं है ये भी क्लियर होना चाहिए, राइट? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, हाँ सही है, आंसर तो बिल्कुल सही है, ये तो चेक कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 10 पे, लाइक बोलते हैं ना आधे पड़ाव पे आ गए हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग फिश हैज एन इलेक्ट्रिक ऑर्गन? विच ऑफ द फॉलोइंग फिश, यानी किसकी बात कर रहे हैं अब हम? फिशेस की बात कर रहे हैं। फिशेस की बात कर रहे हैं यानी कौन सी क्लास है? पाइसेस की बात कर रहे हैं। सही बात है मैम। अब पूछ रहे हैं कि इनमें से ऐसी कौन सी फिश है जिसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन है, यानी ये फिश शॉक देती है। अब ये कौन सी फिश है? चलो भाई बिल्कुल याद करो कि मैंने एग्जाम्पल्स दिए थे, एग्जाम्पल्स में फिशेस के नेम दिए थे एंड उसमें आई इवन प्रोवाइडेड कॉमन नेम्स कि इन फिशेस को कॉमनली क्या कहा जाता है ना। कुछ में इलेक्ट्रिक ऑर्गन से इलेक्ट्रिक फिश थी, कोई डॉग फिश थी, कोई सी हॉर्स टाइप के थे, बहुत अलग अलग थे। तो अब इनमें से पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन किस में है, तो मैं बता देती हूँ इन सब के जो हैं कॉमन नेम्स। ठीक है, कॉमन नेम्स इनको क्या क्या कहा जाता है? प्रिस्टिस, यूजुअली इसे सॉ फिश कहते हैं। कौन? प्रिस्टिस। ठीक है, चलो प्रिस्टिस सॉ फिश है। टॉर्पिडो इलेक्ट्रिक फिश है बेसिकली। बोलोगे समझ ही गए हम आंसर, ठीक है, अच्छी बात है। स्कोलियोडॉन डॉग फिश है। बोलोगे डॉग फिश क्यों, डॉग जैसी दिखती है? नहीं, बट इसका डॉग फिश इसलिए बिकॉज इसकी जो स्मेल है ना वो डॉग जैसी है। डॉग से देखते हो स्मेल कितनी तेज़ होती है, उनकी स्मेलिंग जो सेंस होते हैं कितने तेज़ होते हैं, यानी पुलिस या इन सब में भी इनको यूज़ किया जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, स्मेल के लिए। सो बेसिकली ये फिश भी फेमस है अपनी स्मेल के लिए, तो सर डॉग फिश कह दिया। लास्ट आता है एनाबिस इज क्या था? क्लाइंबिंग पर्च। यस, एनाबिस का कॉमन नाम है क्लाइंबिंग पर्च। ओके, अब ये पढ़ के तो बहुत ही इजी कर दिया मैम ने बता ही दिया इलेक्ट्रिक ऑर्गन किस में होंगे? इलेक्ट्रिक फिश में। सही बात है। क्यों? ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स इसके बनते हैं किससे? पेयर में रहते हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन, पेयर्ड रहते हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन, और इनके इलेक्ट्रिक ऑर्गन बनते हैं मसल्स से। इनकी जो मसल्स होती हैं उनमें मेटामॉर्फोसिस होता है। मेटामॉर्फोसिस मैंने पढ़ाया था, क्या होता है? यानी जो लार्वा रहता है वो क्या करता है? कुछ अपनी चीज़ें शेड करता है, चीज़ें जैसे कि हो सकता है वो हेयर शेड करे या कोई भी ऐसी चीज़ जो उसको अडल्ट में नहीं चाहिए, तो इसके मसल्स में ऐसी प्रोसेस होती है मेटामॉर्फोसिस की कि वो बन जाते हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन में, और ये दे सकते हैं 100 वोल्ट का झटका, शॉक देते हैं। ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स हैं, इनमें झटके देती है। कौन? टॉर्पिडो, हमारी टॉर्पिडो फिश, दैट इज द इलेक्ट्रिक फिश व्हिच हैज इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स। क्लियर है बिल्कुल? क्यों? कहाँ प्रेजेंट रहते हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स? पेयर में रहते हैं और मसल्स से होते हैं, यूजुअली मेटामॉर्फोसिस करती हैं इनकी मसल्स, उससे ये बन जाते हैं इलेक्ट्रिक टाइप के ऑर्गन्स जो कि शॉक दे सकते हैं। किसके? टॉर्पिडो के। ये जो, अच्छा एक चीज याद रखो, ये जो 4 नाम है ना, दीज आर द साइंटिफिक नेम्स, राइट? दैट्स व्हाई दे आर इन इटैलिक्स। साइंटिफिक नेम है और ये कॉमन नेम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ लिखे हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 आधा पड़ाव पार हो चुका है। चलो, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर मीन्स दैट एवरी ऑर्गेनिज्म हैज, यानी अब हम आ गए नेमिंग वाली चीज पे, दैट इज बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर सिस्टम ये हमने पढ़ा था, फिर से रिकॉल करवा देती हूँ क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है, डाइवर्सिटी पढ़ा है, यानी कि इतने डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। अब उनका सब जगह नाम एक तो नहीं होता है, यानी कि उसको हम, इंडिया तो छोड़ो, हम अपने स्टेट में कुछ और बुलाएंगे, दूसरे में कहीं और, एंड कंट्रीज़ में अलग अलग। अब क्या होता है, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कि भाई अलग अलग देशों में अलग अलग नाम बोलेंगे तो कैसे चलेगा, कैसे हम स्टडी कर पाएंगे इसकी, उसको ईजी करने के लिए साइंटिस्ट थे हमारे जिनका नाम है कैरोलस लिनेयस। इन्होंने क्या दिया था? एक बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम दिया था। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम दिए जाएंगे और वो साइंटिफिक नेम होंगे कैसे भाई? यूनिवर्सल, यानी इधर भी वही, इंडिया में भी वही रहेंगे, यूएसए जाओ वहाँ भी वही रहेंगे, फ्रांस, हर जगह पे साइंटिफिक नेम एक ही रहेगा। कॉमन नेम अलग हो सकता है, लोकली आपको जो बुलाना है बुलाओ, लेकिन साइंटिफिक नेम एक ही रहेगा और उसको ऐसे इजीली भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये सिस्टम किसने दिया था? कैरोलस लिनेयस ने। अब एक चीज और बताओ, कैरोलस लिनेयस ये नाम और कहाँ देखा है? और इनको एक बोलते हैं ना जो पद दिया गया है, क्या बोला गया है टेक्सोनॉमी में,
ही इज द डैश ऑफ टेक्सोनॉमी। जल्दी से बताओ मुझे, कैरोलस एंड लिनियस, ये नाम हमने देखा था पहले, इन्हें क्या कहा गया है ये बताओ। और इन्होंने दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। अब इतना याद करो, इस सिस्टम में बाइनोमियल यानी कि दो नेम वाला, यानी साइंटिफिक नेम में हमेशा आपको दो टर्म्स दिखेंगे ही। याद करो, जैसे हमारा वेरी फेवरेट लायन ले लेते हैं। लायन का क्या है साइंटिफिक नेम? पैंथेरा लियो। क्या है साइंटिफिक नेम? पैंथेरा लियो। हैंड रिटन है, रूल्स होते हैं इसके, हैंड रिटन है तो दोनों को अलग से अंडरलाइन करेंगे। ठीक है मैम, दो की बात कर रहे हो, पर ये दो क्या होते हैं प्लीज ये बताइए हमें। तो ये जो दो चीजें हैं, ये पहला नेम होता है जेनेरिक नेम, जिसे हम कहते हैं जीनस। पहला नेम क्या होता है? फिर से सुनो, जेनेरिक नेम जिसे कहते हैं जीनस, फर्स्ट लेटर कैपिटल में होगा। दूसरे पे आ जाओ, दूसरा क्या है? दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक एपिथेट, जिसे कहा जाता है और क्या? स्पीशीज। जो हमारी अलग अलग स्पीशी पढ़ते हैं, इसका जो लेटर है वो स्मॉल में रहेगा। ठीक है, तो यानी कि हम क्या देख रहे हैं, साइंटिफिक दो से बने हैं, बिल्कुल दो से बने हैं। किससे बने हैं? जीनस और स्पीशीज से। जीनस कैपिटल में होगा, स्पीशीज स्मॉल में रहेगा। जीनस डिपेंड करता है, देखो एक ही जीनस के अलग अलग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। जैसे टाइगर का देखा था हमने, टाइगर का जीनस भी पैंथेरा है, पर उसका स्पीशी अलग हो जाएगा, स्पीशी हो जाएगा टाइग्रिस। ठीक है, पैंथेरा टाइग्रिस, यानी कि जीनस सेम हो सकता है पर स्पीशीज अलग अलग होंगी। कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझ आया? यानी कि यहाँ क्या बोला मैंने, एक जीनस है और एक स्पीशीज है। क्लियर है? अब इधर आ जाते हैं, क्या है ऑप्शन में? पहला है टू नेम्स, वन साइंटिफिक एंड द अदर पॉपुलर। टू नेम्स वाली बात तो यार आपने सही करी, चलो सही बात है, बट आगे क्यों गलत बोल दिया? ऐसा थोड़ी ना है कि एक साइंटिफिक है और एक कोई पॉपुलर नेम रख दिया, नहीं, दूसरा भी नेम साइंटिफिक है, विच मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन इज इनकरेक्ट। फिर आते हैं नेक्स्ट वाले पे, वन नेम गिवन बाय टू साइंटिस्ट्स। क्या बोल रहे हैं? वन नेम गिवन बाय टू साइंटिस्ट। फिर से उल्टी बात कर दी, ये पता है क्या कहना चाह रहे हैं, एक नाम है वो दो साइंटिस्ट ने दिया है, दो अलग अलग साइंटिस्ट ने, ऐसा नहीं है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक बहुत ही अच्छे रूल से बना रहता है, मैं बता देती हूँ, आपको दिखेंगे ICBN और ICZN। ये कौन से हैं? ये दो ऑर्गेनाइजेशन है। फर्स्ट इज इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ये बॉटनी यानी प्लांट से रिलेटेड है। जितने प्लांट से रिलेटेड साइंटिफिक नेम्स हैं इनकी रूल बुक में आते हैं, इधर से ही दिए गए हैं। और सेकेंड वाला है, सेम है पूरा नाम, इंटरनेशनल कोड फॉर, ये जूलॉजिकल है, जू यानी एनिमल की स्टडी। तो जितने भी एनिमल्स हैं उनके जो साइंटिफिक नेम्स हैं वो इन्होंने दिए हैं। ठीक है भाई, सही बात है। तो ये बात तो बिल्कुल सही नहीं है, ये नेम दे जाए हैं, पूरी इंस्टीट्यूशन है, कोड बनाया और उसके बाद दिया है, यानी ऐसा तो है नहीं एक नाम दो साइंटिस्ट ने दिया हो, एक ही दे पाएगा। नेक्स्ट आता है ऑप्शन सी, देख लेते हैं कोई तो सही मिले। वन साइंटिफिक नेम कंसिस्टिंग ऑफ अ जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम। बिल्कुल, अभी पलक मैम ने आपको बताया सेम चीज। क्या बोला मैंने कि एक होगा जेनेरिक नेम, ये वर्ड भी बोला मैंने, जिसे कहते हैं जीनस, और स्पेसिफिक नेम या स्पेसिफिक एपिथेट किसे कहते हैं? स्पीशीज। स्पीशीज हमेशा स्पेसिफिक होती हैं। यस, ओके, तो यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट, जो अभी मैंने आपको पूरा बताया था। लास्ट वाला भी देख लेते हैं, क्यों छोड़े इसे। अ नंबर इन एन इंटरनेशनल कैटलॉग बाय विच इट कैन बी आइडेंटिफाइड। ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो नेम्स हैं, यानी कि मान लो रोज हो गया, सनफ्लावर हो गया, इनको नंबर दे दिया गया है 4 या 6, ऐसे कोई अलग ही नंबर दे दिए गए, तो नंबर पे बेस पे तो है ही नहीं, है ना। ऐसा हो कि यहाँ पे रोज है बहुत सुंदर सा, मैं बोलूँगी यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा 4621, ऐसा कोई भी नंबर दे दिया, ऐसा थोड़ी ना है, नाम तो बोलना पड़ेगा उसका। तो यानी कि ये सिस्टम तो है ही नहीं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर तो अलग है, नोमेनक्लेचर यानी नाम दिया गया है, आप बोल रहे हो नंबर की बात। So this is wrong, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। लेट्स चेक इट एंड वी आर गुड टू गो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 सेज ट्रू रूट्स आर एब्सेंट इन। अगेन एब्सेंट आ गया, यानी एब्सेंट पे मार्क कर लो। अब ये बोल रहे हैं सच्ची रूट्स किसमें नहीं है। रूट्स की बात है, यानी किसकी बात कर रहे हैं? प्लांट्स की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है मैम, प्लांट्स पे आ गए हैं क्योंकि चारों हमें प्लांट्स के फाइलम दिख रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं ट्रू रूट्स किस में नहीं है। ट्रू रूट्स का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझो। रूट स्टेम सिस्टम हम पढ़ते हैं। अब कुछ पहले के ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना,
उनमें अगेन मैं बताती हूँ, जैसे हम ये बना रहे हैं एक बचपन वाला सिस्टम, फिर से बनवाओगे कितनी कितनी बार, यही चीज़ मैं बना रही हूँ, बट देख लेते हैं, कोई बात नहीं। चलो, यानी कि ट्रू रूट्स ट्रू स्टेम से क्या कहने का मतलब है, यूजुअली जब हम प्लांट कहते हैं, बचपन से हम प्लांट पढ़ते आ रहे हैं, प्लांट हम इमेजिन करते हैं तो कैसे इमेजिन करते हैं मैम? ऐसे ही करते हैं हम तो भाई, एक लैंड बना दिया, ठीक है, यहाँ पे हम नीचे रूट्स बनाते हैं एकदम अलग से, ऐसे ब्रांचेस निकल रही हैं, ऊपर हम बनाते हैं स्टेम, यहाँ बनाते हैं लीव्स, फ्लावर भी बनाएंगे, कुछ कुछ फ्रूट, जिसका जो शौक है बनाता है, यानी एकदम क्लियरली दिख रहा है। और हमें पता है ये ट्रू रूट्स, यानी पूरी तरह से रूट्स दिख रही हैं ग्राउंड के नीचे, इसे हम बोलते हैं ट्रू रूट्स। बट अब ज़रूरी तो नहीं है सारे प्लांट्स इतने एडवांस हो, कुछ प्रिमिटिव भी होते हैं, तभी हमने फाइलम अलग अलग बांटे थे, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। एडवांसमेंट आगे तक हम लेके आए हैं। अब जो एडवांस्ड है उनमें होंगी ये पूरी क्वालिटी, सब में तो नहीं होंगी, है ना, सब इतने नहीं होते हैं बढ़िया, तो यानी कि ये बोल रहे हैं ट्रू रूट्स किसमें नहीं होती हैं। तो इधर आ जाओ, यहाँ देखो, एक चीज़ तो पहले समझ जाओ कि लास्ट के जो एडवांस्ड वाले हैं, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स को तो सबसे पहले हटा दो, बिकॉज वी वेरी वेल नो दीज आर द मोस्ट एडवांस, यहाँ तक एडवांसमेंट आया है, वैस्कुलर प्लांट्स हैं, सीड्स भी होती हैं इनमें, एंजियोस्पर्म्स में फ्रूट्स तक होते हैं, इनका बॉडी जो है वेल डिफ्रेंशिएटेड है, वेल डिफ्रेंशिएटेड एज इन रूट, स्टेम्स, लीव्स, सब अच्छे से आपको दिखेंगे। सो दिस ये तो हटाई दो। अब ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स मान सकते हैं, चलो ये रेस में आ जाते हैं, उसमें से भी याद करो ब्रायोफाइट्स के जो टाइप्स होते हैं, क्या होते हैं, जो टाइप्स होते हैं उसमें टाइप आते हैं मॉस, मॉसेस होते हैं, मॉस वगैरह, इनमें क्या होता है, इनमें ट्रू स्ट्रक्चर नहीं होता है, यानी कि प्लांट बॉडी देखो, पहला थैलोफाइट था, वो तो होता ही थैलस लाइक है, उसमें तो कुछ भी ट्रू नहीं है, सब थैलस एकदम प्लेन सा स्ट्रक्चर है, कुछ भी डिफ्रेंशिएटेड नहीं है। मानते हैं ब्रायोफाइट थोड़ा आगे आया, बट उसमें भी ट्रू रूट्स नहीं होंगी, रूट्स होंगी पर सच्ची वाली नहीं। कैसी होंगी रूट्स? देखो, रूट्स की जगह पे आप उनका जब लीफ का स्ट्रक्चर देखोगे ना, ब्रायोफाइट्स में अगर हम बनाएं तो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहेंगे, इनको रूट्स नहीं कहेंगे, इनको कहते हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर, रूट के जैसे स्ट्रक्चर जिन्हें कहते हैं राइजोइड। क्या बोला मैंने? रूट्स नहीं है, मानते हैं सच्ची वाली रूट्स नहीं है, पर रूट जैसा ही कुछ है जिसे राइजोइड्स कहते हैं, इस टाइप के स्ट्रक्चर मिलेंगे, यानी कि हमारा ऑप्शन दैट इज ब्रायोफाइट्स इज द करेक्ट आंसर। समझे कि नहीं? बिकॉज टेरिडोफाइट्स में आगे आ जाते हैं हम, फर्न्स आ जाती हैं, राइट, तो इन सब में क्या मॉडिफिकेशंस और आ जाते हैं, ट्रू रूट्स आपको बॉडी दिखने को मिलेगी, बट ब्रायोफाइट्स में नहीं होती है ट्रू रूट्स, ये इस टाइप की रूट्स रहेंगी राइजोइड्स के फॉर्म में। क्लियर है बिल्कुल? ऑप्शन क्या हो गया? ए। अब देखो, इसके लिए अगर कंफ्यूजन हो रहा हो ना, तो बिल्कुल अच्छे से जो है ना किंगडम को स्टडी करो, और स्टडी भी बताऊं कैसे करो। क्लासिफिकेशन होता है, ऐसे हायरार्की बनाते हैं अपन की, ऐसे ऐसे जा रहे हैं हैंड्स एरोज से, तो उससे क्या होता है, डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स होते हैं, जो हमने भी पढ़े थे पहले के वीडियोस में, देख लेना, तो उससे समझ आएगा कि मैम कैसे बता दे रही है इतनी जल्दी कि इसमें रूट्स है नहीं है, क्योंकि हमें सीक्वेंस पता है, सीक्वेंस में हमें पता है किसमें क्या प्रेजेंट है, कौन से में वो अलग अलग से बटा हुआ है। ठीक है, चेक कर लेते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर इज ए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 लग रहा है एनिमल किंगडम का है, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन रीड करते हैं। बॉडी सिलेंड्रिकल, शुरुआत ही ऐसे है, बॉडी सिलेंड्रिकल डिवाइडेड इनटू रिंग लाइक सेगमेंट्स विद सीलम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम। अब आओ इधर, बॉडी की बात कर रहे हैं, यानी कि आपको फाइलम डिटेक्ट करना है, डिटेक्टिव टाइप का। बताओ ये फीचर्स बता, ऐसे सीआईडी वगैरह होता है, केस कैसे करते हैं कि फीचर्स बता दिए, ये है ये है, अब बताओ कि गुनहगार कौन है। तो इसमें से जस्ट लाइक दैट हमको फीचर्स बता दिए गए एंड टेल कि कौन सा फाइलम है ये। ओके, मैं बता देंगे 2 मिनट में, हमने सब पढ़ा है। बॉडी सिलेंड्रिकल है, फर्स्ट फीचर। बॉडी कैसी है? सिलेंड्रिकल, सिलेंडर जैसी। कौन सा? घर के गैस के सिलेंडर जैसा। सिलेंडर शेप ही होता है ऐसा, ठीक है, इस टाइप का शेप होता है। सिलेंडर इज बेसिकली लाइक दिस। ओके, बॉडी सिलेंड्रिकल है। ओके, फर्स्ट पॉइंट। डिवाइडेड इनटू रिंग लाइक सेगमेंट्स। क्या बोला? डिवाइडेड इनटू रिंग लाइक सेगमेंट्स, तो यानी कि सेगमेंट में डिवाइडेड है। सेगमेंट का मतलब समझते हो? पार्ट्स में, ऐसे डिवाइडेड है, सेगमेंट अलग अलग पार्ट्स में, ये होगा इसके सेगमेंट। ओके, सेगमेंटेड बॉडी है, क्लियर है। चलो पॉइंट यहाँ लिख देते हैं अपन, है ना, सेगमेंट तो समझ आ रहा है, यहाँ लिख देते हैं। दूसरा पॉइंट है सेगमेंट, ठीक है मैम। चलिए आगे बताइए क्या पॉइंट है? विद सीलम,
सीलम क्या होता है? बॉडी कैविटी होती है, तो सीलम है, बिल्कुल मान लेते हैं। एक और पॉइंट देख लेते हैं, कुछ और दिया है क्या हिंट के लिए? हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके, आर कैरेक्टरिस्टिक्स, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ओके, आप ये बोलना चाह रहे हो कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, चलिए थैंक यू सो मच। ओके, क्वेश्चन को थैंक्स करो कि उसने हमें एटलीस्ट 4 चीज़ें बता दी, ठीक है, 1 2 3 4, और ये तो बताया है कि एनिमल में है। ओके, अब इस बेसिस पे पहले शुरुआत करते हैं एलिमिनेशन मेथड की, यानी कि किस में क्या होगा क्या नहीं होगा उससे पहले ही हम देख के बता सकते हैं कि कौन, तो पहले ही साइड हट जाओ, चलो तो पहले साइड हटाने वाला काम करते हैं। अब एक फीचर होता है बहुत ही अच्छा डिफाइनिंग और बहुत ही सिंपल, दैट इज सीलम। क्यों? क्योंकि सीलम के बेस पे हमने देखा है ए सीलमेट, सीलमेट कहाँ से सीलम चालू हुआ, तो उस बेसिस पे अगर मैं देखूं बहुत ही क्लियरली तो मैं इसको तो हटा दूंगी, किसको? सीलेंट्रेटा को। क्यों हटा दूंगी? सीलेंट्रेटा आएगा ही नहीं इसमें। सीलेंट्रेटा कहाँ से स्टार्ट होता है? हम पढ़ते हैं पॉरीफेरा, पॉरीफेरा शुरू में आता है सेलुलर लेवल से, फिर आता है सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा में क्या होता है? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। सीलेंट्रेटा यानी जिसे हम कहते हैं नाइडेरिया, इज़न्ट इट? इसमें होता है, क्या होता है? सीलम होता है या नहीं होता है बॉडी कैविटी? नो, दीज आर बेसिकली एसीलोमेट्स। ये कैसे होते हैं? एसीलोमेट, यानी कि इनमें सीलम प्रेजेंट नहीं होता है। किसमें? सीलेंट्रेटा में। सीलेंट्रेटा में सीलम ही नहीं है। ओके, यानी कि ये तो हट गया पहला। चलो अब आ जाओ आर्थ्रोपोडा, एनालिडा और मॉलस्क में। अब इसमें से एक चीज़ ध्यान रखो, सेगमेंट की बात करते हैं या सिलेंड्रिकल बॉडी की बात करते हैं तो हमें पता है मॉलस्क क्या होते हैं। मॉलस्क यूजुअली, मॉलस्क को याद करना हो तो स्नेल को याद कर लिया करो। क्या? मॉलस्क को याद करना है तो किसे याद करा करो? स्नेल को याद कर लिया करो। स्नेल की बॉडी कैसे होती है? शेल से कवर्ड रहती है। क्या इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है या नहीं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी में डेप्थ टॉर्शन होता है, ऐसे कन्वर्ट हो जाते हैं, कोई एप्पल स्नेल टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, बेसिकली स्नेल और शेल से कवर्ड टाइप। तो सिलेंड्रिकल या ऐसे लंबे चौड़े तो ये होंगे ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी हो जाता है हमारा टाटा बाय बाय। ठीक है, अब बचते हैं सिर्फ 2 रेस में, आर्थ्रोपोडा एंड एनालिडा। ठीक है, तो यानी कि हमने एक पॉइंट तो देख लिया सिलेंड्रिकल वाला। चलो भाई आगे आ जाओ सेगमेंट्स पे और डाइजेस्टिव सिस्टम पे। ठीक है, सेगमेंट की मैं बात करूं तो सेगमेंट आप बोलोगे बोथ आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड। बिल्कुल सही बात है, दोनों में मेटामेयर्स हैं, सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, आर्थ्रोपोडा में भी है, एनालिडा में भी है। लेकिन आर्थ्रोपोडा में सेगमेंटेशन यूजुअली एक्सटर्नल है, यानी बाहर वाली बॉडी पे है ना, एक्सो सेगमेंटेशन यानी बाहर वाली बॉडी पे जिसे हम कहते हैं। ठीक है, पर बोला सेगमेंटेशन तो है ही ना, तो ठीक है मान लेते हैं। चलो अब बॉडी सिलेंड्रिकल की बात करें तो दैट इज नॉट वेरी ट्रू, बिकॉज आर्थ्रोपोडा में सभी की बॉडी सिलेंड्रिकल नहीं होती है। एनालिडा में जैसे हम क्या पढ़ते हैं, अर्थवॉर्म पढ़ते हैं, फेरिटिमा जो होता है अर्थवॉर्म, नेरीज वगैरह पढ़ते हैं, तो उनकी बॉडी कैसी रहती है? जैसे मैंने ऐसे बनाई है ना, सिमिलरली यही स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। या नेरीज ले लो, नेरीज में टेपरिंग एंड्स टाइप रहता है, पर थोड़ा सिलेंड्रिकल टाइप का भी स्ट्रक्चर रहता है, इजंट इट? ये तो यहाँ से ऐसा होता है, बाकी तो सिलेंडर टाइप का है और मेटामियर्स में है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट रहता है। क्या रहता है? डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रेजेंट रहता है। किस में? एनालिडा में। तो विच मीन्स कि हमारा ऑप्शन इज एनालिडा। ये जो सेगमेंट्स होते हैं एनालिडा में उन्हें एनालस कहते हैं, राइट, रिंग टाइप के सेगमेंट्स। तो यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ आया कैसे एलिमिनेट किया हमने? चलो ओके, ये रिंग लाइक सेगमेंट्स दिया है ना जिन्हें एनालस कहते हैं। वन मोर थिंग, अच्छा इस क्वेश्चन में बता देती हूँ कि अगर कहीं क्वेश्चन उठे, ऐसा लगे कि मैम सेगमेंट उसमें भी थे, सिस्टम उसमें भी था, तो क्या होता है ना, अगर आपको आर्थ्रोपोडा का एक अलग फीचर दिया जाए ना, सो दैट वुड बी जॉइंटेड अपेंडेजेस। याद रखना, जॉइंटेड अपेंडेजेस एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका? आर्थ्रोपोडा का, जो कि यहाँ पे नहीं था। तो हमें क्लियरली पता था दिस विल बी एनालिड। यस, ओके। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा और एक आगे लेवल वाला है। ये अच्छा लगा क्वेश्चन मुझे देख के कि थोड़ा हम आ जाते हैं। अब क्या है? क्वेश्चन सेज दैट विच अमंग द फॉलोइंग हैज स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर। क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज हैज स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर, यानी कि इन सब में से कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए स्पेशल टिश्यू कौन सा है? कंडक्शन ऑफ वाटर यानी कि वाटर ट्रांसपोर्ट करना इधर से उधर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, H2O है ना, H2O पता है फॉर्मूला? अब तो केमिस्ट्री में इतना तो आप लोगों ने आगे ही पढ़ लिया होगा, खैर कितनी रिएक्शंस। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए किसमें टिश्यू होते हैं?
अब थोड़ा पीछे हमने देखा था वाटर ट्रांसपोर्टेशन किन्हें चाहिए होगा, जो थोड़े बड़े प्लांट्स होंगे, है ना, बड़े होंगे, उनको रिक्वायरमेंट होगी कि कोई पानी भेजे। अब वाटर भेजने के लिए हमने पढ़ा था कौन सा सिस्टम रहता है, जाइलम। जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, यानी जाइलम फ्लोएम के साथ कॉन्स्टिट्यूट करके क्या बनाता है, वैस्कुलर टिश्यू। रिलेट कर पा रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करना है वो कौन करता है, हमें पता है जाइलम करता है। जाइलम फ्लोएम के साथ मिला के बनाता क्या है, यानी जाइलम का जो बनता है टिश्यू बना के, इतने सारे जाइलम बनते हैं फ्लोएम के साथ, उसे क्या कहते हैं, वैस्कुलर टिश्यू। तो इतना सिंपल है, बेसिकली पूछ रहे हैं वैस्कुलर प्लांट्स कौन से हैं। सिंपल, समझ आया क्या पूछना चाह रहे हैं, घुमा के पूछ दिया एक क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन किसी से पूछते हैं, घुमा के पूछ दिया। क्या बोला, कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए। अब इतना पता है कौन करेगा कंडक्शन, जिसका ट्री में थोड़ा साइज बड़ा होगा। अब इधर आओ, पहला दिया है थैलोफाइटा। अब थैलोफाइटा में क्या आते हैं, हमारे एल्गी आते हैं। थैलोफाइटा में क्या आता है, एल्गी आता है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर है। अरे भाई इनका स्ट्रक्चर शुरू होते ही खत्म है, तो इनको क्या ज़रूरत कंडक्शन करने की वाटर इतनी दूर तक, दे आर नॉट वेरी बिग, नॉर्मल साइज के होते हैं ये। तो यानी कि थैलोफाइटा हमारा आंसर नहीं होगा, समझे। जाइलम फ्लोएम इतना एडवांस है ही नहीं, ये तो प्रिमिटिव टाइप का है, तो इसमें क्या नहीं होंगे, जाइलम नहीं होंगे, यानी ये वैस्कुलर प्लांट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं ब्रायोफाइटा पे। ठीक है मैम, ब्रायोफाइटा थोड़ा आगे वाला है, बिल्कुल सही बात है, बट ब्रायोफाइटा भी इतना लंबा या इतनी बड़ी साइज नहीं है इसकी ट्रीज भी नॉर्मल साइज की रहती हैं, इसीलिए इसमें स्पेशलाइज वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये नॉन वैस्कुलर टिश्यूज में आता है, राइट। यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब आ जाओ टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म से। तो हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन में दो टाइप के, वैस्कुलर और नॉन वैस्कुलर। उसमें से जो वैस्कुलर प्लांट्स देखे थे वो चालू कहाँ से हुए थे, टेरिडोफाइटा से ही तो हुए थे। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ये सब क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं वैस्कुलर प्लांट्स, यानी कि इनमें क्या प्रेजेंट रहता है, वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट रहता है। क्लियर है। तो मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 सही है। ठीक है, ये हमने बताया। अब स्टूडेंट्स क्या है, इन चारों के बेस पे ये चार ऑप्शन है। कभी कंफ्यूज मत होना, क्या करते हो कि हम ऑप्शन पढ़ते हैं, ये चार देखते हैं और इसको टिक करके आ जाते हैं, होता है कभी कभी। क्योंकि ना मैंने भी जब एग्जाम्स दिए हैं ऐसे पहले के टाइम में, तो ओलंपियाड्स में क्या होता था, इतनी जल्दबाजी होती थी, आंसर आता है, अब उसमें से इतना भी पता था कि दो कोई सही है, बट लगता है ज़्यादा सही कौन सा है, जिम्नोस्पर्म, वो टिक करके आ गए। नहीं, ये तो चार आपको बताए हैं, अब इसमें से ऑप्शन दिए हैं, तो यहाँ ध्यान दो, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं, है ना। ओके, ए बी सी डी में देखो कि 2 और 4 सही कौन दे रहा है। देखो 3 और 4, सॉरी नॉट 2 और 4 नहीं, ये 3 है और ये 4 है। 3 एंड 4 कहाँ है सही, तो आई गेस ऑप्शन नंबर सी में दिया है 3 एंड 4 आर करेक्ट आंसर, विच मीन्स हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। क्लियर है, देखते हैं, बिल्कुल सही है। चलो आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15 पे सेम पैटर्न है। देखो अगेन क्या है पैटर्न, 4 ये दिए हैं, इनमें से बताओ, उसके बाद आगे बढ़ो। क्लियर है। अब क्या कहता है क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोल रहे हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में है, यानी किसकी बात कर रहे हैं, एनिमल्स की बात कर रहे हैं, राइट। एनिमल्स पे आ जाओ। अब सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है पहले तो ये समझो, अपनी बॉडी से भी रिलेट कर पाओ तो वेल एंड गुड। देखो क्या होता है, जब बॉडी थोड़ी और एडवांस होती है, आगे बढ़ती है, कॉम्प्लिकेशन बढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम अलग अलग सिस्टम्स लेते हैं, ऑर्गन सिस्टम फॉर्म हो जाता है, तो हर काम के लिए अलग सिस्टम है। यानी हम ह्यूमन से तो हमें डाइजेशन अलग से हो रहा है, एक्सक्रीशन अलग, मैं बोल रही हूँ उतनी देर में मेरा रेस्पिरेशन हो रहा है, अंदर पता नहीं कितनी प्रोसेसेस चल रही होंगी। तो यानी कि उसमें से एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, दैट इज सर्कुलेशन। सर्कुलेशन क्या होता है, ब्लड का इधर से उधर जाना, यानी न्यूट्रिएंट्स बन रहे हैं, वेस्ट आ रहा है, वो इधर उधर जा कहाँ से रहा है, कोई ट्रांसपोर्ट तो कर ही रहा होगा ना। तो सर्कुलेटरी सिस्टम यानी जो ब्लड का सिस्टम बना रहता है, ब्लड लिम्फ इन सबसे बना हुआ, उसे कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अब एनिमल्स में सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज्ड। और बिल्कुल जैसा नाम है वैसा ही इनका मतलब है, ओपन यानी खुला हुआ सिस्टम, क्लोज यानी बंद। अब बोलो मैम खुला कैसे, ढक्कन खुला है बंद है। देखो ओपन में क्या होता है, यूजुअली जो ब्लड होता है ना, ब्लड फ्लो या ब्लड कहाँ पे कलेक्ट होता है, ये होता है कैविटी में डायरेक्टली, यानी जो भी सीलम रहेगा, इसकी कैविटी रहेगी, जो स्पेस रहेगी, स्पेस बोल सकते हैं, ओके, फ्री स्पेस नॉर्मल में वहीं पे आएगी, यानी नो ब्लड वेसल्स। क्यों, क्योंकि जब मैं अपनी बॉडी में बात करती हूँ ब्लड की, तो मैं क्या कहती हूँ,
ब्लड वेसल्स कहती हूँ कि नहीं, खून कहाँ से फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स होती हैं कि नहीं होती है। तो यहाँ पे नो ब्लड वेसल्स में नहीं जा रहा है इनका सिस्टम, सर्कुलेशन इधर उधर नहीं, डायरेक्ट स्पेस में हो रहा है, कैविटी में हो रहा है। और इधर क्लोज की बात करूं तो जो कि हम में होता है, बहुत ही क्लीन मतलब सही तरीके से ब्लड फ्लो करता है, यानी ब्लड वेसल्स में आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, राइट, समझ आया कि नहीं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, सब है, तो वो क्लोज टाइप का है। अब इनमें से पूछ रहे हैं कौन से वाले में प्रेजेंट है ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अब ये जो 4 आपको ऑप्शंस दिए हैं, ये क्या दिख रहे हैं, डायरेक्ट फाइलम का नाम नहीं दिया है, यानी लेवल अप करा है। लेवल अप कैसे करा है, 4 नाम दे दिए आपको एग्जाम्पल वाले, और ये चारों नाम भी डायरेक्ट नाम नहीं है कि आपको बता दिया कॉकरोच है, बटरफ्लाई है, उसमें भी साइंटिफिक नेम दिए गए हैं, विच मीन्स साइंटिफिक नेम का इंपॉर्टेंस समझो, राइट, पढ़ लो कि जब मैंने लिखाया था उसके साथ साइंटिफिक नेम, सो रिमेंबर दैट टू, ऑलराइट। अब 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, 4 ऑप्शंस में क्या करोगे, पहले ऑप्शंस को आप आइडेंटिफाई कर लो, क्या कर लो, साइंटिफिक नेम है उसको आइडेंटिफाई कर लो। तो पेरीप्लैनेटा में इस साइड पे आ जाती हूँ, देखते हैं क्या करना है। पहला वाला अपन लिखते हैं, चलो पहला वाला लिखते हैं पेरीप्लैनेटा। पहला क्या है, पेरीप्लैनेटा। पेरीप्लैनेटा क्या होता है, बहुत ही सिंपल टर्म है, हमने पढ़ा था, क्या है ये, हमारा कॉकरोच, यस। तो पहला क्या हो गया, कॉकरोच। बोले मैम कॉकरोच इतनी खुशी से क्यों बोल रहे हो आप, कॉकरोच तो खैर पसंद नहीं आता है, बट ये है ही, पेरीप्लैनेटा क्या है, कॉकरोच। सेकंड हो गया लिमैक्स। लिमैक्स बेसिकली क्या होता है, लिमैक्स हम पढ़ते हैं किस फाइलम में पढ़ते हैं बता देती हूँ, मॉलस्क में पढ़ते हैं। लिमैक्स एक टाइप का कॉमन नेम बताऊं अगर रिलेट कर पाओ तो वेल एंड गुड, स्लग होता है ये। लिमैक्स क्या होता है, स्लग होता है। नंबर 3 देखो क्या है, नंबर 3 आ गया हमारा फेरिटिमा। फेरिटिमा, फेरिटिमा का कॉमन नेम ले लो, फेरिटिमा इज बेसिकली अर्थवॉर्म, ठीक है, ओके। फेरिटिमा क्या है, अर्थवॉर्म है। और 4th तो हमारा हाइड्रा हो गया, हाइड्रा को तो डाल ही दो इसमें, ठीक है। 4th हो गया हमारा हाइड्रा, हाइड्रा तो कॉमन नेम ही हाइड्रा ही है उसका, हाइड्रा ही बोलते हैं हम यूजुअली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम किस पे, अब हमें ये देखना है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में है। तो एक चीज़ याद रखो, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या मैंने बताया अभी ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं है। अब अगर मैं अर्थवॉर्म की बात करूँ, ये आ जाएगा हमारा एनालिडा में। देखो हाइड्रा तो वैसे ही बहुत प्रिमिटिव है, ये तो बहुत ही पीछे है हाइड्रा, अभी बडिंग वडिंग देखी थी इसमें तो हमने, तो हाइड्रा तो आएगा ही नहीं, हाइड्रा कहाँ से आएगा, हाइड्रा में बडिंग हो रही है, बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम की तो बात ही नहीं है, ऑर्गन सिस्टम तक तो ये आए ही नहीं है इतना, तो इनको तो छोड़ ही दो पीछे। अर्थवॉर्म पे आ जाओ, ये एनालिडा है। कॉकरोच क्या आता है, आर्थ्रोपोडा यानी इंसेक्ट, आर्थ्रो लिख देती हूँ। और स्लग क्या था, मॉलस्क, अभी बताया ना मॉलस्क होता है शेल वाले। अब इतना याद रखो, एनालिडा अर्थवॉर्म में सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा रहता है, क्लोज्ड, यानी बंद वाला सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें आपको दिखेगा। ऑन द अदर हैंड कॉकरोच हमने पढ़ा था, कॉकरोच में रहता है ओपन टाइप का, यानी कि स्पेस प्रेजेंट रहती है, उसी स्पेस में इनका क्या होता है, ब्लड फ्लो, हीमोसील जिसे कहते थे स्पेस को, उसमें जाता है ब्लड। एंड इवन मॉलस्क में कैसा होता है, ओपन टाइप का सर्क्यूलेटरी सिस्टम, यानी कि ब्लड वेसल्स वगैरह आपको नहीं मिलेंगे। तो विच मीन्स आंसर 1 एंड लाइमेक्स स्लग इज 2, तो 1 एंड 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, विच मीन्स हमारा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलो चेक कर लेते हैं, यस। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 अब लगेगा फाइनली मैम कुछ तो डायग्राम वाला आया है, पर ये भी कोई खास ऐसे इंटरेस्टिंग नहीं है, बट ये आया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक नया चीज़ अगर जिसको नहीं पता हो उसके लिए, दिस इज़ अ वेन डायग्राम। क्वेश्चन में हम देखेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है बताती हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ज़रा। रेफर टू द गिवन वेन डायग्राम एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग PQR। अब देखो वेन डायग्राम यूजुअली क्या होते हैं, जब आप यहाँ पे देखोगे ना, ऐसे ये कुछ फीचर्स बताते हैं, ये तो अभी 3 हैं, ये और कॉम्प्लिकेटेड बन सकते हैं और बनाते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये कुछ फीचर्स लिखते हैं। अब इस वाले वेन डायग्राम पे बेस देखो, इन्होंने 3 फीचर्स लिखे हैं। क्या है 3 फीचर्स, एक फीचर इन्होंने लिखा है ट्रू सीलम। क्या लिखा है, एक फीचर है ट्रू सीलम, यानी ऑफ कोर्स है एनिमल्स की बात कर ही रहे हैं, बता दिया है। एक फीचर है ट्रू सीलम इस साइड पे, राइट साइड पे लिखा है दूसरा फीचर दैट इज बायलैटरल सिमेट्री, यानी किसकी बात कर रहे हैं, ये बॉडी सिमेट्री की।
बायलैटरल सिमेट्री क्या होती है ये बताऊंगी मैं आगे, पहले फीचर्स देख लेते हैं। और लास्ट वाला फीचर लिखा है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब खाना पीना बहुत अच्छे से चल रहा है इनका, डाइजेस्ट भी अच्छे से हो रहा है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, कंप्लीट है, आधा अधूरा नहीं है। ओके मैम, समझ गए। अब इन्होंने क्या किया, ये 3 फीचर्स दिए हैं इन अ वेन डायग्राम। व्हाट डू दे डू इज ऐसे सर्कल्स बनाते हैं और उसके बीच में ये ऐसे रख देते हैं P Q R। 3 इन्होंने अननोन एनिमल्स रखे हैं। अब जो एनिमल Q है, हमें ये देखना है कि वो इन फीचर्स में किसकी बाउंड्री में आ रहा है। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रही हूँ, ये सर्कल्स बनाए हैं, इसमें ये 3 फीचर्स आपको दिख रहे हैं, इन 3 फीचर्स के बीच में ये 3 अननोन P Q R डाल दिए। अब हमें क्या देखना है कि P Q और R किस किस की बाउंड्री में आ रहे हैं, यानी क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या P ट्रू सीलम बायलैटरल या इन 3 फीचर्स में से क्या आता है। तो देखो पहला मैं देख लेती हूँ P। P क्या है, P में आ रहा है तीनों, P में आ रहे हैं तीनों, यानी P ऐसे बीच में प्लेस्ड है, यानी ये सर्कुलर तीनों कवर कर रहे हैं, यानी P में ट्रू सीलम भी है, ये कहना चाह रहे हैं। मैं नहीं कह रही हूँ भाई, वेन डायग्राम कह रहा है कि P में ट्रू सीलम भी है, P में बायलैटरल सिमेट्री भी है और P में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी है। आया समझ क्या कह रहे हैं, यानी P है बीच में, P में तीनों होती हैं। अब P कौन है मैम, तो P हम आगे यही तो पता करना है हमें, यही तो हमारा काम है पता करने का। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, क्या लिखती हूँ, P। ठीक है, P में पहली बात डिस्कवर करते जाओ, ट्रू सीलम है, बायलैटरल सिमेट्री है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज अ सीलम। सीलम इज अ बॉडी कैविटी, हमने पढ़ा था बॉडी कैविटी, बॉडी में जो स्पेस होते हैं, जर्म लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, उसके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट रहती है, सीलम, उसकी बात करते हैं। ट्रू सीलम यानी कि बहुत अच्छे से बॉडी कैविटी इनमें है। ठीक है, अब आते हैं सिमेट्री पे। सिमेट्री मेनली हम देखते हैं 2 टाइप की, एक रेडियल, एक बायलैटरल। अब रेडियल में देखो क्या होता है, रेडियल सिमेट्री में यूजुअली हम स्टारफिश लेते हैं, है ना। जल्दी से बता देती हूँ मैं रेडियल सिमेट्री क्या होती है। स्टारफिश अगर ये हमने ले लिया, ठीक है, स्टारफिश में रेडियल सिमेट्री होती है, मतलब कि एक से ज़्यादा एक्सिस में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं तो सिमेट्री निकलेगी। यानी एक एक्सिस ले लो, ये एक ही एक्सिस ले लो, एक ही एक्सिस, अलग अलग एक्सिस लोगे एक से ज़्यादा तो उसमें ये सिमेट्री दिखाती है। ऑन द अदर हैंड बायलैटरल सिमेट्री में क्या होता है, देखो बायलैटरल सिमेट्री में सिर्फ एक ही एक्सिस से आप डिवाइड कर सकते हो। क्या कहा मैंने, बायलैटरल सिमेट्री में सिर्फ एक ही एक्सिस से डिवाइड कर सकते हैं। ये मैं बना के नहीं दिखाऊंगी, ये मेरे को ही देख लो बिल्कुल, है ना। मैं क्या दिखाऊंगी, बायलैटरल सिमेट्री यानी ह्यूमन बींग्स एक एक्सिस से अगर हमें डिवाइड करो, यानी मैं ये वाली लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस लूँ तो मेरे राइट साइड और लेफ्ट साइड क्या दिखाएगा, सिमेट्री, यानी वी आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। और भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, एग्जाम्पल मैंने अपना दिया, और इसमें आप इकाइनोडर्मेटा के स्टारफिश को ले सकते हो, दे शो रेडियल सिमेट्री। ठीक है मैम, समझ आ गया सिमेट्री क्या होती है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ये तो क्या ही बताऊँ, हमारा होता है कंप्लीट, और भी ऑर्गेनिजम्स का होता है। अब ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें ये तीनों होता है, ये पूछा जा रहा है P में। तो P में इतना मैं आपको बता दूं, जब हमने पढ़ा था एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन, सीक्वेंस वाइज याद कर लो तो याद रहेगा। सीक्वेंस वाइज बहुत ही सिंपली बता रही हूँ, सीक्वेंस वाइज याद करोगे इजी हो जाएगा। एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और लास्ट क्या आता है, मॉलस्क इसके बाद। यस, इसमें क्या मिलेगी हमें, तीनों, ट्रू सीलम, बायलैटरल सिमेट्री, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये मैंने पता है कैसे बताया, तो थोड़ा पीछे जाओगे जब हमारे वीडियोस में आप देखोगे एनिमल किंगडम जहाँ हम पढ़ रहे हैं पार्ट 3 में, वहाँ हमने पढ़ी है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जिंगल के फॉर्म में, यानी हमने एक वर्ड बनाए थे। एक टीचर थी, कोई किसी को स्कोल्ड कर रहा था, अमर अकबर एंथनी को, याद आ रहा है बिल्कुल। जिसको जिंगल याद हो जल्दी से मुझे लिख के बताओ, है ना, तो बाकी सबको हेल्प मिल जाएगी। वो जिंगल क्या थी, उसी के बेस पे जब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन, तो यार ये फीचर्स कुछ होते हैं ना जो एडवांस होते हैं, तो हमें पता है कौन से फीचर किस में आते हैं। तो उसी वे में मेरे को 2 मिनट लगे सोचने में कौन से थे, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मॉलस्क। यानी कि क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, P जो ऑर्गेनिज्म है इन तीनों फाइलम में से आता है। ठीक है, आप बोलोगे मैम ऑप्शन में फाइलम नहीं दिख रहे हैं। देखो ऑप्शन में तुम सारे एग्जाम्पल थोड़ी ना लिखोगे, आप फाइलम लिखेंगे, आपको पता है आपके फाइलम में कौन सा ऑर्गेनिज्म आता है तो उसको डाल देना। अभी के लिए इतना समझे कि P में ये तीनों आ सकते हैं, गुड टू गो। चलो स्टेप नंबर 2 आते हैं Q की तरफ। अब मैं आपको बता देती हूँ Q किस में प्रेजेंट है। ये कहना चाह रहे हैं कि मैम Q है उसमें ट्रू सीलम होता है, क्या बोल रहे हैं, Q जो है उसमें ट्रू सीलम होगा और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा।
यानी कि ये कहना चाह रहे हैं क्यू में बायलैटरल सिमेट्री नहीं होगी। क्यू इधर प्लेस्ड है, बायलैटरल सिमेट्री में गोला ही नहीं है, उसकी जगह ही नहीं है, बाउंड्री नहीं है, ये सिर्फ यहाँ है। यानी क्या होगा, क्यू में ट्रू सीलम होगी और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, बायलैटरल सिमेट्री नहीं होगी। यानी इतना तो समझ गए हो, आगे तो आ गए हैं हम थोड़ा, बस बायलैटरल सिमेट्री नहीं है। तो ये ध्यान रखो, हमने पढ़े थे वर्म्स हैं ये एक टाइप के, जिनमें क्या होती है, सीलम भी होगा, सब अच्छा मिलेगा आपको, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, सब बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इनकी सिमेट्री बायलैटरल रहती ही नहीं है। तो यानी कि क्यू हो गए हमारे, इधर लिख देती हूँ, क्यू क्या हो गया, एस्केलमेंथिस। याद आ रहा है या नहीं, बिल्कुल एस्केलमेंथिस है। एस्केलमेंथिस क्या होता है, हमारे राउंड वॉर्म जो गोल गोल होते हैं वो पढ़े थे हमने, एस्केलमेंथिस होते हैं हमारे राउंड वॉर्म। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम आ जाते हैं फाइनल किस पे, आर पे। आर ही है ना लास्ट वाला, देखो पी क्यू आर, हाँ सही है, आर ही है। चलो आर पे आ जाते हैं मैम, ठीक है भाई। अब आर पे कैसे आएंगे, एक मिनट, ये वाला क्यू है, ये वाला आर है, ये क्यू है, वही मैंने कहा ना, दो कौन सा वाला है, ये क्यू है, ये आर है। आर है कौन सा, ये वाला जिसमें बायलैटरल सिमेट्री है और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, समझे? मैंने कहा क्यू इधर लिया, आर इधर लिया, यहाँ पी है, कोई बात नहीं, मैम भी वेन डायग्राम में घूम गई, बिल्कुल ठीक है। क्या है, पी का तो सही कर लिया अपन ने, क्यू है उसकी जगह अपन ने आर कर दिया। देखो आर क्या है, आर में बोल रहे हैं ये बायलैटरल सिमेट्री है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि ये तो हो गया। अब आगे जो हम देखेंगे क्यू है हमारा इकाइनोडर्मेटा। बोलोगे अभी तो पीछे आपने स्टारफिश दिखाया मैम, क्या बोल रहे हो? ठीक है कोई बात नहीं, चलो मैं टेस्ट कर रही थी आप सबको, ठीक है, मैं समझ गई कि क्या है। अभी पीछे हमने देखा था स्टारफिश में अभी मैडम ने बताया रेडियल सिमेट्री है, यानी बायलैटरल प्रेजेंट नहीं है, बाकी सब फीचर एडवांस है। तो क्यू हो गया हमारा इकाइनोडर्मेटा, और आर एस्केलमेंथिस कैसे हुआ, देखो एस्केलमेंथिस में आपको बायलैटरल सिमेट्री मिलेगी, बिल्कुल राउंड वर्म्स होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, लेकिन क्या होता है, इनमें जो है ट्रू सीलम प्रेजेंट नहीं रहता है, ट्रू सीलम इनमें नहीं है, सीलमिक कैविटी इनमें नहीं रहती है, किसमें, एस्केलमेंथिस में। अब मैं क्या करूंगी, मैं इधर वाले जो पॉइंट्स हैं ना इनको हटा देती हूँ, बिल्कुल ठीक है, ये क्लियर हो जाना चाहिए वेन डायग्राम, यस, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो अब मैंने क्या कहा, P इनमें से कोई होगा, R इनमें से कोई होगा, Q इनमें से कोई होगा। अब इधर आओ, ये क्या कहना चाह रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन में देखो, फर्स्ट ऑप्शन कहता है R could be enterobius which is parasitic in nature। अब लोग एंटेरोबायस पहले आइडेंटिफाई करो क्या है, तो स्टूडेंट्स एंटेरोबायस का एक और नाम है जिसे कहा जाता है पिनवॉर्म। एंटेरोबायस ये पिन जैसा होता है, सुई जैसा होता है, इसे क्या कहा जाता है, पिनवॉर्म। किसे, एंटेरोबायस को, ये साइंटिफिक नेम है, तो एंटेरोबायस है पिनवॉर्म। अब ये कह रहे हैं पैरासिटिक है नेचर में, बिल्कुल सही बात है, पैरासाइट होता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ये फीड करता है, बिल्कुल उसको परेशान करता है। अब आर कुड बी एंटेरोबायस, तो इधर आ जाओ, जो हमने पहला डेटा लिया था, दिस इज स्टेप 1, ओके, ये मतलब आगे की जो हमारी स्टेप थी इस पे ध्यान देना। अब इसमें आर मैंने आपको बताया, अपन ने अभी निकाला, मतलब मैंने तो नहीं, अकेले नहीं लूंगी मैं क्रेडिट, बिल्कुल अपन ने साथ में किया है। तो आपने बताया मुझे कि आर है एस्केलमेंथिस, एस्केलमेंथिस होते हैं राउंड वॉर्म, कुछ कर पा रहे हो रिलेट। एंटेरोबायस है पिनवॉर्म, पिनवॉर्म इज अ टाइप ऑफ व्हाट, हाँ बिल्कुल सही है, राउंड वॉर्म है, ये भी एक राउंड वॉर्म है, ये टाइप का एस्केलमेंथिस है। यानी कि शुरू करते ही मिल गया मैम, कितनी बढ़िया किस्मत होती है ना, पहला ही ऑप्शन सही मिल जाए तो। हाँ, तो विच मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर, बट रुकेंगे नहीं, हम सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। चलो क्यों देख रहे हैं भाई, क्योंकि डी में ऑल ऑफ दीज है, तो हो सकता है अगर सारे ही सही हों, ये भी हो सकता है। चलो देखते हैं। अब आ जाते हैं हम सेकेंड वाले पे, बी वाला क्या कहता है, पढ़ो चलो। बी है, P could be planaria which shows well marked regeneration power। P बोल रहे हैं प्लेनेरिया हो सकता है। प्लेनेरिया क्या होता है, P से P याद रखा करो, इजी हो जाएगा। प्लेनेरिया होता है एक टाइप का प्लैटीहेलमिंथिस, ठीक है, ये बोल रहे हैं हाई रीजनरेशन पावर दिखाता है, बिल्कुल सही बात है मैम, इसी में तो देखा था, इसका सर गला पैर काट दिया तो नया ऑर्गेनिज्म बन गया, रीजनरेट करता है। व्हाट इज रीजनरेशन, व्हेन यू कट देयर बॉडी, आप कहीं से भी कट करो, हेड से करो, यहाँ से करो, बीच से करो, तो क्या है, वो सिर्फ इतने से हेड से अगेन पूरी बॉडी बना देगा। दैट इज बेसिकली रीजनरेशन। आई टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ रीजनरेशन, काटो वर्ड को, री का मतलब पता है ना क्या होता है, रीयूज करना, रिसाइकिल करना, यानी फिर से, और जनरेशन या बनाना, तो फिर से बनाना, यानी कि पूरा ऑर्गेनिज्म खुद बनाने की पावर है किसमें, प्लेनेरिया में।
जो कि है प्लैटीहेल्मिन्थस। अब ये कह रहे हैं पी हो सकता है प्लेनेरिया। चलो पी दिख रहा है, पी कहाँ है? सर डोरा द एक्सप्लोरर बन गई हूँ, मैं बता रही हूँ पी कहाँ है। पी देखो यहाँ पे है। चलो अब पी में क्या है, मैंने 3 बताए थे, ये 3 है ना, कंफ्यूज नहीं होना, ये 3 है। ये है एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, और प्लेनेरिया होता है प्लैटीहेल्मिन्थस। मैम इन तीनों में से तो कहीं नाम नहीं है इसका, यानी कि ये बात तो बिल्कुल सही बोली, यहाँ तक सही है। प्लेनेरिया विच शोज वेल मार्क रीजनरेशन पा रही है, ठीक है। पी कुड बी, बट पी नहीं है। पी तो इन तीनों में से कोई एक होगा, विच मीन्स ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट। आया समझ? बिल्कुल क्लियर है। प्लेनेरिया की बात तो सही बोली, पर ये गलत बोल दिया कि पी प्लेनेरिया होगा, क्योंकि पी इन तीनों में से कोई एक होगा, ठीक है। चलो लास्ट ऑप्शन पे आते हैं, लास्ट मतलब सी पे आते हैं, क्योंकि लास्ट तो ऑल ऑफ दीज है। सी क्या है? क्यू कुड बी एस्कैरिस दैट एक्सक्रीट्स थ्रू रेनेट सेल्स। क्या बोल रहे हैं? क्यू होगा एस्कैरिस, एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स। एस्कैरिस क्या होता है? ये होता है हमारा वेरी फेमस राउंड वॉर्म। एस्कैरिस राउंड वॉर्म से ही, मतलब इसके नाम से ही राउंड वॉर्म नाम पड़ा है, किसके? एस्कैरिस से। अब ये बोल रहे हैं कि ये एक्सक्रीट करता है, यानी एक्सक्रीशन स्पेशल सेल्स होते हैं रेनेट सेल्स के थ्रू। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, कुछ गलत नहीं है, इसमें भी सही बोला, इसमें भी सही बोला, लेकिन ये कह रहे हैं क्यू होगा एस्कैरिस। अब क्यू देखो कहाँ है? पी आर क्यू, क्यू में मैंने लिखा है इकाइनोडर्मेटा। क्यू में क्या लिखा है? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनो मतलब स्पाइनी स्किन्ड वाले ऑर्गेनिज्म। कौन हो गए? हमारी स्टारफिश हो गए, ऑक्टोपस हो गए, राइट, वो है। और यहाँ ये कह रहे हैं क्यू एस्कैरिस होगा। कॉन्ट्राडिक्शन है मैम, तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है। ऑल्दो आपने दोनों का एक्सप्लेनेशन तो सही दिया, बट आपने गलत लिख दिया, पी क्यों नहीं, है ना। अगर ये कहते हैं आर कुड बी एस्कैरिस तो मान लेते, है ना, क्योंकि आर क्या है? एस्केलमिन्थस, और डी तो है ही नहीं ऑल ऑफ दीज, तो विच मीन्स हमें हमारा आंसर शुरुआत में ही मिल गया, दैट इज ऑप्शन ए। ओके, कैसे बड़े स्टेप बाय स्टेप समझे हो, है ना, बिल्कुल समझते जा रहे हो, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए बाद में कि ये अप्रोच कैसे लग रही है ना। अप्रोच समझते जाओ। अप्रोच कैसे? हमेशा हम नहीं कहते हैं कोई ऊपर से फीचर देखो, यानी पहले फाइलम जानो, फिर एग्जाम्पल पे आओ। सिर्फ एग्जाम्पल मत रटो, एंड इतना पता होना चाहिए कि विच एग्जाम्पल कम्स अंडर विच। ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल्स ही हैं, तो आप बिल्कुल साइंटिफिक नेम के साथ इनको याद करते चलिए। ओके, लेट्स जस्ट चेक दी आंसर, कंफर्म कर लेते हैं। बिल्कुल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये था हमारा वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्या कहता है देख लेते हैं। इट सेज ऑर्गेनिजम्स हैविंग सेल्स विदाउट न्यूक्लियर एनवलप एंड सेल ऑर्गेनल्स बिलोंग टू, यानी वो ऑर्गेनिजम्स जिसमें न्यूक्लियर एनवलप नहीं है। कौन सा एनवलप? कहाँ खाता भेज रहे हो मैम, कहीं पैसे वैसे भेज रहे हो? नहीं, एनवलप का मतलब इसमें होता है कवरिंग या मेम्ब्रेन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, यानी नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, NM लिख देती हूँ, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और दूसरा फीचर क्या बोला? एंड सेल ऑर्गेनल्स, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल ऑर्गेनल्स। यानी अच्छा, एक चीज़ ना कभी कभार कंफ्यूजिंग हो जाती है, जैसे एक जगह तो इन्होंने विदाउट लिख दिया, 2 नाम लिख दिए, तो दोनों में ना कह रहे हैं, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है, सेल ऑर्गेनल भी नहीं है। तो ये कौन है महाशय? ओके, ये बताना है, यानी कि नो सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल्स क्या होती हैं? सेल चैप्टर में हमने पढ़ी थी कितनी सारी सेल ऑर्गेनल, मानी कि सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के अलावा बहुत सारी ऐसे ऑर्गेनल्स रहती हैं, कुछ मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, कुछ नहीं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ER, सो ऑन, राइबोसोम, ये सब हमने पढ़े थे। ये सब क्या होती हैं? सेल ऑर्गेनल्स। तो ये इनमें प्रेजेंट नहीं होते, यानी कि इतना तो समझ जाओ, बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, पुराने टाइप के, बिल्कुल भी नए नए नहीं है ये। ओके, अब अगर क्लासिफिकेशन में याद करो तो, क्योंकि यहाँ पे देखो ऐसा तो नहीं दिया है कि हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, एनिमल्स की, यहाँ पे आपको किंगडम्स दिख रहे हैं। तो किंगडम्स कौन से पढ़े थे हमने? मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, प्लांटे, एनिमेलिया। चलो ठीक है, अब इसमें से बेसिक फीचर हमने क्या देखे थे? सबसे पहले तो एडवांस वालों को ना आगे ही हटा दो। क्यों? क्योंकि हमें पता है इसमें यूकैरियोटिक होते हैं, सब अच्छे से प्रेजेंट हैं, ये भी यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। फंजाई भी यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं नहीं होते, मल्टी सेलुलर होते हैं, न्यूक्लियस भी अच्छे से प्रेजेंट होता है। बचते हैं ये 2 शुरुआती। हमेशा प्रिमिटिव देखना हो ना तो ऊपर वालों पे ध्यान दिया करो थोड़ा, है ना, ऊपर वालों पे, इधर वो ऊपर वाले नहीं, यहाँ ये ऊपर वाले जो हम इसमें लिखते हैं क्लासिफिकेशन में, ठीक है। हाँ, वैसे बोलोगे एग्जाम टाइम में ऊपर वाले को तो ध्यान देना ही पड़ेगा, बिल्कुल हमें, वो अलग बात है, बट अभी यहाँ
सुनो मेरी बात, मोनेरा क्या है? मोनेरा इज बेसिकली, मोनेरा नाम लूंगी तो बैक्टीरिया दिमाग में आना चाहिए, बैक्टीरिया की बात है। अब किंगडम मोनेरा और प्रोटेस्टा में एक चीज तो सेम है, ये है यूनिसेलुलर। ओके, ये बात तो मानते हो, अग्री करते हो ना? दोनों में एक सेल होती है, तो एक सेल है तो मैम किंगडम अलग क्यों है? बहुत ही प्यारा फीचर लिया था, यही फीचर जिसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और जिसे कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक मैम क्या होता है जरा बताएंगे? बिल्कुल बताते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल किस पे बेस्ड हैं? ये सब बेस्ड है न्यूक्लियस के ऊपर। देखो, प्रोकैरियोटिक, इसका मीनिंग समझो, है ना? देखो, जिनको पता है वेरी गुड, वेल एंड नाइस, बट अगर हम रिवाइज कर ले, रिफ्रेश कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है, प्रोकैरियोटिक सेल बोल देते हैं, चलो टिक बोला है तो सेल बोल देती हूँ, ठीक है, गलती नहीं करेंगे अपन बिल्कुल भी, ग्रामर में सेल लिख देते हैं। चलो, अब प्रोकैरियोटिक से पहले तो मैं मतलब बताती हूँ। यहाँ पे अगर इन वर्ड को ब्रेक करोगे, एक वर्ड निकलेगा EU और एक निकलेगा ये कैरियो। इसमें से कैरियो वर्ड कहीं भी आएगा ना आपका, जैसे पढ़ोगे आप जब सेल डिवीजन हायर क्लासेस में, या इधर भी हम देखते हैं, थोड़ा बहुत तो देखा ही था, माइटोसिस मियोसिस, उसमें हम देखते हैं कैरियोकाइनेसिस, यानी कैरियो यानी न्यूक्लियर, न्यूक्लियस से रिलेटेड होता है। तो कैरियो वर्ड कहीं भी आएगा, इट मीन्स न्यूक्लियस, ठीक है। EU का वर्ड का मतलब होता है मेनली ट्रू। तो यानी कि यूकैरियोटिक से अगर मतलब बोलूं तो वो ऑर्गेनिज्म जिसमें ट्रू न्यूक्लियस हो। अब बोलोगे मैम इसमें सच झूठ क्या, ये क्या कोट का लॉ केस चल रहा है यहाँ पे, सच्चा और झूठा बोल रहे हो आप? पहले भी आपने कहा ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम्स, ये क्या है? तो देखो क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स पोजेस करते हैं, फीचर्स पोजेस करते हैं, बट प्रिमिटिव में वो फीचर्स इतने अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं। तो क्या होता है, प्रिमिटिव अभी जो बन गए उनसे पहले उनके जैसे स्ट्रक्चर शो करते थे, तो हम ये कहते थे कि तुम हो तो वही पर सच्चे वाले नहीं हो, एक्चुअल वाला तो कोई और ही है। तो अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का बेसिस क्या है ये देखना, ठीक है। ये अपन ने बनाया एक सेल, ठीक है, सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, ये मैंने बनाया न्यूक्लियस। अब ये अंदर जो है ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये जो कवरिंग आपको दिख रही है ना, ये जो मैंने इसको कवर कर दिया, ये आपको न्यूक्लियस क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैंने इसको कवर किया है इस मेम्ब्रेन से। इस मेम्ब्रेन का नाम ही है स्टूडेंट्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। समझे? मेम्ब्रेन क्या होती है? कवरिंग होती है। यानी जो मैं आपको सेल बनाती हूँ हमेशा बीच में न्यूक्लियस बनाती हूँ, न्यूक्लियस आपको दिखता भी है अलग से, वो इस मेम्ब्रेन की वजह से। मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? कंटेंट्स को सेपरेट करती है। ये साइटोप्लाज्म है ना, और ये इसके अंदर का मटेरियल है। तो ये अलग कैसे होंगे? कोई दीवार तो होनी चाहिए ना, जैसे हमारा घर है और हमारा रोड है। अब गेट तो बना है, घर कहीं ऐसे ही खुला है, गेट क्यों बनाते हैं? क्योंकि भाई यहाँ से मेरे घर की बाउंड्री चालू है, तो यहाँ कुछ भी गंदगी नहीं करना, बाहर रोड है, जो करना है करो, ऐसा बोलते हैं? बिल्कुल नहीं। तो वैसे रोड पे भी नहीं करना चाहिए, बट स्टिल फॉर एन एग्जाम्पल। तो यानी कि ये जो मेम्ब्रेन है ये बाउंड्री फॉर्म करती है, तो मेम्ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी ये एडवांस फीचर है। बट प्रोकैरियोटिक सेल कैसी होती है? इसमें बिल्कुल ये है सेल, लेकिन न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड बाय अ वेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या ऐसे बिखरी हुई होगी, या कंटेंट्स ऐसे ऐसे फैले हुए होंगे, यानी आपको पता ही नहीं चलेगा कि न्यूक्लियस कहाँ है। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस इज नॉट डिफाइंड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। समझ आई मेरी बात? किसमें? प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, और इसमें होगी, कंटेंट्स अच्छे से होंगे, ऑर्गेनेल्स अच्छे प्रेजेंट रहेंगे, इसमें नहीं होंगे। ये प्रिमिटिव टाइप का है, पी से पी याद रखो, पी से पी याद रखो, बिल्कुल। पी से प्रिमिटिव याद रख सकते हो, पी से पलक मैम याद रख सकते हो, प्रिमिटिव है ना, बिल्कुल। पुराने ज़माने के जो सेल्स होते हैं वो होते हैं क्या? प्रोकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक तो समझ गए, सच्चे वाले सेल्स, अच्छे वाले सेल्स, जो एडवांस सेल्स हैं, राइट। अब इसमें मोनेरा होता है बैक्टीरिया, वो थोड़ा पीछे होता है, थोड़ा प्रिमिटिव होता है एक सेल का है, बट प्रोकैरियोटिक यानी कि पुराने टाइप के। और ये होता है यूकैरियोटिक यानी कि अच्छी से वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन है। तो अब यहाँ आ जाओ, फाइनली आ जाते हैं हम यहाँ पे। अब इसमें से ऑप्शन जो हटाने हैं, सबसे पहले तो वो हटवाओ मेरे साथ में। चलो, क्या है पहला? फंजाई। फंजाई तो हटा ही दो, ठीक है मैम, हटा देते हैं, आप कह रहे हो तो ठीक है, फंजाई नहीं आएगा। सेकंड, प्रोटेस्टा भी हटा दो। क्यों हटा दो? अभी देखा यूकैरियोटिक है, मेन फीचर ही डिफाइनिंग वही है इनका। अब नेक्स्ट है साइनोबैक्टीरिया। मोनेरा का दूसरा नाम मैं क्या कहती हूँ? मोनेरा को याद कैसे किया करो? बैक्टीरिया से। तो ये बैक्टीरिया आ गया, यानी साइनोबैक्टीरिया। ये कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, या प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक
सेल को कहते हैं प्रोकैरियोटिक और प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म को कहते हैं। चलो अब आ गया नेक्स्ट आर्की बैक्टीरिया। ओ यस मैम, बिल्कुल सही बात है, यहाँ भी बैक्टीरिया आ रहा है, यानी कि हमें क्या दिख गया, ऑप्शन 3 एंड 4 आर द करेक्ट आंसर्स। समझ आया? अब ऑप्शन 3 एंड 4 इधर सर्च करो, उधर टिक करके मत आना, है ना, सर्च कर लो कौन से हैं 3 एंड 4। ऑप्शन बी में दिख रहा है 3 एंड 4, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। लेट्स ऑल्सो चेक इट कि मैम ने सही बताया है। बी आ गया। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 क्या कहता है, द फीचर दैट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोकॉर्डेटा इज। अब सबसे पहले तो क्या हाईलाइट करना, बिल्कुल नॉट, यानी कि इन चारों में से ऐसा कौन सा फीचर है जो किसका नहीं है, प्रोटोकॉर्डेटा का नहीं है। यानी इतना तो समझ गए कि 3 होंगे और 1 नहीं होगा। चलो सही बात है। अब पहले तो आओ प्रोटोकॉर्डेटा क्या होता है। देखो ये वो होते हैं जो कि कॉर्डेट्स से पहले आते हैं। कॉर्डेट से पहले क्यों? क्योंकि इनमें कुछ फीचर्स रहते हैं जो कॉर्डेट जैसे रहते हैं, सारे नहीं रहते हैं, इसलिए इन्हें हमने एक पढ़े थे हेमिकॉर्डेटा, दैट इज डिफरेंट, एक है प्रोटोकॉर्डेटा। अब प्रोटोकॉर्डेटा को कैसे याद करोगे, तो हमने इसके अंदर पढ़े थे यूरोकॉर्डेटा, बिल्कुल पढ़े थे, इनकार मत करना, यूरोकॉर्डेटा और क्या था, सिफेलोकॉर्डेटा, है ना, ये पढ़े थे हमने। अब इनमें हमने क्या फीचर देखा है, यूजुअली कॉर्डेट्स का जो होता है, प्रेजेंस ऑफ अ नोटोकॉर्ड। व्हाट इज अ नोटोकॉर्ड मैम? तो देखो नोटोकॉर्ड क्या होती है, ये जब हम अपनी बात करें तो जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, या वो भी समझ नहीं आए तो बैकबोन ले लो, तो ये जो फीचर होता है ये प्रेजेंट रहता है किसमें, कॉर्डेट्स में रहता है। आगे आके जो आते हैं हम वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। क्यों? तो अब नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगा कुछ में, जिनमें आगे वर्टिब्रल में तो नहीं बदलेगा, लेकिन लाइफ के किसी स्टेज में होना चाहिए। क्या? नोटोकॉर्ड। तो यूरोकॉर्डेटा में हमने क्या देखा था, लार्वा जो होता है उसकी टेल यानी उसकी पूंछ में प्रेजेंट रहता है क्या, नोटोकॉर्ड। और सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलो का मतलब ही होता है हेड, तो हेड से लेके टो तक जीवन भर तक नोटोकॉर्ड रहता है इनमें। ठीक है, क्लियर है। अब ये तो एक फीचर हो गया, बाकी क्या है, ये एडवांस्ड है। एडवांस्ड है यानी कि क्या, आगे आ गए हैं, सीलम मिलेगा इसमें आपको मिलेगी बायलेटरल सिमेट्री दिखेगी। एडवांस है क्योंकि हमने क्या देखा है, रेडियल सिमेट्री यूजुअली थोड़े पहले वाले ऑर्गेनिजम्स में थी, आगे आते जाओ तो बायलेटरल है जैसे हम में है। और प्रोटोकॉर्डेट्स में जो आपको सिस्टम है, बिकॉज अब ऑर्गन सिस्टम आ चुका है, तो यानी सिस्टम बहुत अच्छे से मिलेंगे आपको। आप डाइजेस्टिव सिस्टम ले लो, सर्कुलेटरी सिस्टम ले लो, ये सब आपको बहुत ही क्लियरली दिखेंगे। चलो तो अब इन फीचर्स में से देख लेते हैं कि कौन सा फीचर इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये याद रखना, नहीं, नॉट। ओके, पहला देख लो, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। तो अभी मैम ने बताया यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा में हमने देखा था कि नोटोकॉर्ड मिलती है। अब भले वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिले, लार्वा में मिले या बड़े में मिले, कहीं तो मिली है, तो यानी ये फीचर है, सही है। सेकेंड आ जाओ, बायलेटरल सिमेट्री एंड सीलम, ऑफ कोर्स, यानी कि ये एडवांस हो चुके हैं, ये आगे बढ़ चुके हैं, यानी कि ये आगे बढ़े हैं, तो इनमें ये फीचर्स तो प्रेजेंट है ही। सिमेट्री रहती है, बायलेटरल यानी एक एक्सिस से काटो तो सिमेट्री मिलेगी, और सीलम यानी बॉडी कैविटी मिलेगी। नेक्स्ट फीचर आता है लैटरल गिल स्लिट्स। तो गिल स्लिट्स इनमें नहीं रहते हैं। गिल स्लिट्स की अगर हम बात करें तो वो होते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये इन्होंने कह दिया लैटरल गिल स्लिट्स। अगर ये पूरे ही फीचर्स इनमें रहते तो ये कॉर्डेट्स नहीं कहलाते क्या, तो प्रोटोकॉर्डेटा में लैटरल गिल स्लिट्स नहीं रहते हैं। ठीक है, लास्ट हम आ जाते हैं डी पॉइंट पे, प्रेजेंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अभी मैंने आपको बताया मेनली कि ऑर्गन सिस्टम है, डेवलप हो चुका है, तो बाकी सिस्टम्स भी आपको बहुत ही अच्छे से दिखेंगे। तो ऑफ कोर्स सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छे से होता है इनमें, दैट इज प्रेजेंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, विच मीन्स सी ऑप्शन इज अवर आंसर। नॉट किया है यानी नॉट ही बताना है, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स चेक इट, चलो चेक कर लेते हैं, एंड ये बिल्कुल सही है। आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान दो। अब आ गए, इसमें 2 स्टूडेंट्स आ गए हैं, चलो कौन है, मीना एंड हरी। देखते हैं क्या किया है इन्होंने। मीना एंड हरी ऑब्जर्व्ड एन एनिमल इन देयर गार्डन, यानी ये 2 हैं स्टूडेंट्स मेरे, ये बैठे हैं गार्डन में, इन्होंने ऑब्जर्वेशन करी है। हरी कॉल्ड इट एन इंसेक्ट एंड मीना सेड इट वॉज एन अर्थवॉर्म। चलो भाई, अब जंग लड़ गई दोनों में, भाई बहन है दोनों, शायद तभी है ना, उल्टे ही जाते हैं भाई बहन हमेशा। ओके, यानी कि मीना है, हरी है, ये दोनों है गार्डन में बैठे हैं, देख रहे हैं किसी एनिमल को, देखा इन्होंने। हरी कहता है यार मुझे लग रहा है ये इंसेक्ट है। क्या है ये, इंसेक्ट है, यानी ये किस में आता है, अर्थ्रोपोडा में आता है। चलो इतना आगे तो नहीं जाएगा, बोलेगा इंसेक्ट है। ठीक है, मीना कहती है ये अर्थवॉर्म है, मुझे तो अर्थवॉर्म लग रहा है। अर्थवॉर्म किस में आता है, अर्थवॉर्म क्या होता है हमारा, फेरिटिमा होता है अर्थवॉर्म, एनलिडा में आता है।
ठीक है, दोनों अलग जा रहे हैं, एक बोल रहा है आर्थ्रोपोडा वाला है, एक ये है एनालिडा। तो हमें क्या करना है, चूज द कैरेक्टर फ्रॉम द फॉलोइंग विच कंफर्म्स दैट इट इज एन इंसेक्ट। यानी हमें क्या बताना है कि भाई की बात सही है, किसकी, हरी की बात सही है। हमें ये बताना है इन 4 कैरेक्टर्स में से कि ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो इंसेक्ट साबित करेगा उसे। ओके, समझ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंसेक्ट क्या होता है पहले तो ये बताओ, आर्थ्रोपोडा। और अर्थवॉर्म किस में आता है, एनालिडा। ये बात तो सही है ना, बिल्कुल ही, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सही बात है। अब हमें बताना है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक बताएगा इंसेक्ट है। पहला देख लेते हैं, बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड। तो पहले यहां मत कर देना, बिल्कुल रुक रहना। क्यों? क्योंकि इसमें तो होते ही हैं सेगमेंट्स, होता है पहला फीचर, लेकिन एनालिडा में भी तो होता ही है ना। सबसे पहले तो यही आया, एनालिडा में मेटामियर्स, सेगमेंट्स, तो ये तो दोनों में ही रहेंगे। तो ये तो नहीं साबित होता है कि ये इंसेक्ट है या ये अर्थवॉर्म है। अभी तो दोनों का 1-1 चल रहा है, स्कोर नहीं कहते हैं, तो ये 1 ये 1, ठीक है। चलो, यानी पहला पॉइंट नहीं है, ठीक है, कंफर्म नहीं करता है, मतलब सेगमेंट तो है, ये कंफर्म नहीं करेगा कि ये इंसेक्ट है। दूसरा आता है बॉडी विथ जॉइंटेड लेग्स। जॉइंटेड लेग्स आता है, जॉइंटेड वर्ड ही आएगा ना तो समझ जाओ क्या बताया था मैंने, आर्थ्रोपोडा का पीछे ही किसी क्वेश्चन में मैंने बताया था, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, यानी उसको जो अलग बनाता है बाकी सबसे, दैट इज जॉइंटेड अपेंडेजेस। अपेंडेजेस कुड बी लिम्स, जो आउटर आपको दिखेंगे, एंड यहाँ ये बात कर रहे हैं लेग्स की, बिल्कुल इनके जो पैर होते हैं वो अंदर से जॉइंट रहते हैं, यानी कि बॉडी विद जॉइंटेड लेग्स, दैट इज करेक्ट आंसर। ये बता देता है, ये तो क्लियरली बता देगा कि ये इंसेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, कोई बात नहीं, पहला मिल गया आंसर, बट देख लो, बॉडी इनक्लोज इन कैल्सेरियस शेल्स। तो ये सही बात नहीं है, किसी शेल में ये कवर नहीं रहते हैं, आपको दिखते हैं शेल में, तो हम किसकी बात करते हैं, मॉलस्क की बात करते हैं, शेल में थोड़ी ना कवर रहते हैं ये, इनका तो एक्सोस्केलेटन बना रहता है काइटन से, इजंट इट। तो शेल की तो बात है ही नहीं यहाँ। बॉडी सॉफ्ट एंड अनसेगमेंटेड, तो दोनों में इनकरेक्ट करो। बोलो फिर तो बहन अर्थवॉर्म भी नहीं होगा भाई मेरे, और क्या नहीं होगा, इंसेक्ट भी नहीं होगा, फिर तो कुछ भी नहीं होगा ये। क्यों? क्योंकि अनसेगमेंटेड कह रहे हो और सेगमेंट तो दोनों में होते हैं। ओके, तो यानी कि ये ऑप्शन भी है गलत, विच मीन्स वी आर हियर विद द आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। कितना क्विकली हो गया, क्वेश्चन नंबर 19 आई गेस। चलो, बिल्कुल सही है। आ जाते हैं हमारे फाइनली लास्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ इंटरमीडिएट लेवल। लेट्स सी हु आंसर्स दिस फर्स्ट, किसको पहले आंसर मिल जाता है इसका, देख लेते हैं। Which of the following is a chordate feature not shared by the non-chordates? Not वाले क्वेश्चन में घुमा देते हैं, ये याद रखना, नॉट को टिक करना। क्या बोल रहे हैं, ये 4 आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं और बोल रहे हैं कि जो नॉन कॉर्डेट होते हैं, हमने पढ़ा है कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट होते हैं, बाकी सब जो कॉर्डेट्स नहीं होंगे वो नॉन कॉर्डेट, सिंपल बात है। तो अब इन 4 फीचर्स में से कौन सा एक फीचर है जो नॉन कॉर्डेट्स का नहीं है, यानी कि हमें क्या बताना है कि कौन से, यानी इतना तो पता है कि 3 फीचर होंगे, है ना। 3 फीचर किसके होंगे, कॉर्डेट के होंगे, और एक होगा नॉन कॉर्डेट का। समझ गए, कौन सा शेयर नहीं किया जाता है नॉन कॉर्डेट्स के द्वारा। 2 वर्ड्स दिए हैं, क्या है क्वेश्चन, फिर से हम रीड करते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉर्डेट फीचर नॉट शेयर्ड बाय द नॉन कॉर्डेट्स, यानी इनमें से एक कोई फीचर है जो कॉर्डेट का है लेकिन नॉन कॉर्डेट में नहीं मिलेगा। आ जाते हैं। तो इससे पहले कॉर्डेट के फीचर्स तो देख लो, और पिछले क्वेश्चन में ही मैंने बताए थे तो शायद याद होंगे। पहला क्या लिख दूं, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड अभी बताई थी, बैकबोन होती है, मतलब आगे जाके बैकबोन बनती है। सेकंड क्या है, प्रेजेंस को पॉजिटिव लिख देती हूँ मैं ना, प्रेजेंस ऑफ किसका प्रेजेंस, नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड आपको मिलेगी किसके, नोटोकॉर्ड जो है ना नर्व कॉर्ड के नीचे ही रहती है यूजुअली, है ना। अब आ जाते हैं तीसरा फीचर, पोस्ट एनल टेल, यानी ये पूंछ हमें दिखेगी नहीं क्योंकि इतनी रिड्यूस हो जाती है या ना के बराबर होती है, बट ये एक फीचर होता है, यानी किसी ना किसी स्टेज पे प्रेजेंट थी। एंड लास्ट आता है हमारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज फेरेंजियल। पीछे भी दिखाया था फेरेंजियल, पीछे दिखाया था नहीं था, खैर बता दिया था मैंने कि फेरेंजियल गिल स्लिट्स। फेरेंजियल मतलब क्या, जो फेरिंग्स रीजन में प्रेजेंट हो, गिल स्लिट्स। ये हैं 4 फीचर्स, किसके याद रख लो, किसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, कॉर्डेट्स के। ये हैं, तो इसमें से देख के मुझे आंसर बता सकते हो बिल्कुल। जिन्होंने अभी तक भी नहीं दिया आंसर, कोई बात नहीं, मैं रुकी हुई हूँ, ये बता दिया है, तो अब जल्दी से बता दो मुझे आंसर। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड, पोस्ट एनल टेल, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये 4 होने चाहिए। आ जाओ, चलो पहला ऑप्शन क्या है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स।
अब ये फीचर इधर देखो कहीं है, बिल्कुल है मैम फेरिंग्स में, यानी कि दिस इज द करेक्ट आंसर। हम क्या ढूंढ रहे हैं, वो फीचर जो नॉन कॉर्डेट्स में नहीं है, और नहीं है ना भाई, तभी तो नॉन कॉर्डेट्स है। आगे देख लो बायलेटरल सिमेट्री, ये कोई मतलब ही नहीं है, आगे तो हटा दो। नॉन कॉर्डेट्स में ये फीचर नहीं, यानी कॉर्डेट्स का फीचर ये सब तो दोनों में कॉमन ही है, ये दोनों में ही मिलेंगे आपको, लेकिन फेरेंजियल गिल स्लिट्स मेन फीचर आता है कॉर्डेट्स का। क्लियर है? यानी 2 मिनट में सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्यों? बिकॉज हमें पता थे कॉर्डेट्स के कैरेक्टर्स, तो ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा। आया समझ? एक बार आंसर चलो बिल्कुल चेक कर लेते हैं, लास्ट वाला ही क्यों छोड़ें। एंड वी आर विद द राइट आंसर। चलो स्टूडेंट्स, ये था हमारा इंटरमीडिएट लेवल। और अगर आपने कहीं भी कोई भी चैप्टर मिस कर दिया हो, डाइवर्सिटी चैप्टर हमने 3 पार्ट्स में पढ़ा है, मिस हो गया हो, तो डोंट वरी, आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com पे। यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे, के से लेके 12 तक, वो भी फ्री। ऐसा नहीं है कि 1-2 वीडियो देखो और कोई चार्ज नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री है। आप देखो यहाँ लेफ्ट साइड पे मिलेगा आपको कोर्सेज, उसमें आप जाएंगे ओलंपियाड में, वहाँ आप देख पाएंगे क्लास 9th नेशनल साइंस ओलंपियाड बायोलॉजी के सारे टॉपिक वाइज सीक्वेंशियली अरेंज्ड हैं। आप जाके देखिए, बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल सबसे पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कमेंट सेक्शन में जो आंसर मांगे हैं वो मुझे बताइए, और बने रहिए मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पे। अगले वीडियो में हम देखेंगे क्या, अचीवर्स लेवल के questions. This was Palak Rakhiani signing off. See you all in the next video. Bye.